एडवांस मेटलर्जी, एडवांस वेपनरी, एडवांस मेडिसिन, ये सारी चीजों की नॉलेज हमारे अपने हिंदू ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखी हुई थी। पाइथागोरस थ्योरम, पाई का वैल्यू, फिबोनाची सीरीज, वो बौधायन सूत्र में आता है। आज जो हम Sanskrit is the most advanced language ever known to mankind. Lot of Western scholars, उन्होंने ऐसा बोला कि जो हमारी ये बेस्ट लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस के लिए उठाने के लिए। बेसिकली ही रोट द मेटा लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज। आज भी हम जो मेटा लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग में तो वही है ना। ज्योतिषा का जो ओरिजिनल फॉर्म था, इट वाज ऑल अबाउट प्लैनेटरी नॉलेज, इट वाज नॉट टू प्रिडिक्ट लाइफ। ज्योतिष जिसे कहा जाता है उसको एक्चुअली गणित का मणि कहा जाता है। सूर्य सिद्धांत में जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और नासा का जो कैलकुलेशन है 1% का डिविएशन है सिर्फ। किस तरह से आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। लव इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उसका भी उसमें है कि आप लड़की को चार्म कैसे करो, कैसे अपने पति को। जो इंडिक वर्ल्ड व्यू है उसमें हम काम, अट्रैक्शन को बुरा नहीं मानते। एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरीज भी इंडिया में हो रहे थे। सबसे पहली जो राइनोप्लास्टी की बात होती है हाँ। वो, एंड देन इट वेंट टू द वेस्ट। इंडिया की आर्ट ऑफ वॉर, धनुर्वेदा, एस्पियोनाज की भी बात इसमें हुई है कि स्पाइस को किस तरह से ऑपरेट करना है। साधु स्पाइस होते हैं। साधु बोलेगा अच्छा आपको वहाँ दूर लेकर जाऊंगा, वहाँ पे आपसे पूजा करवा दे, तो अकेले में उसे ले जाएगा और फिर एटॉमिक थ्योरी का जो पहला विजुअलाइजेशन है वो भी हमारे वेदों में हुआ है। मुझे एक्चुअली कई बार ये बात खटकती है, हमारे वाले आउटरीच करेंगे, अरे ये तो हमारा था, आपने उसे नेक्स्ट लेवल क्यों नहीं किया? आपको ले जाना चाहिए था ना। बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज का हमें पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता। हमारा सारा हाइपोथेसिस लेवल पे है। न्यूटन वाज इंस्पायर्ड बाय अ लॉट फ्रॉम द इंडिक विजडम, बट दोस्तों, आज के बाद आप अपने एंशिएंट टेक्स्ट को बहुत ही अलग नज़रिए से देखने वाले हो, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो बातें डिस्कवर कर रही है उसमें से बहुत कुछ इंडियन स्क्रिप्चर्स में पहले से लिखा हुआ है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में अमी गनात्रा, और उनके साथ हमने डिस्कस करा है कि किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम, पाई, फिबोनाची सीरीज और इस तरह के बहुत सारे मॉडर्न फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। किस तरह से थॉट एक्सपेरिमेंट लेवल पे सिमुलेशन थ्योरी, प्लैनेटरी साइंस और मेजरमेंट्स जो मॉडर्न नासा के मेजरमेंट के 1% के डिविएशन में है, वो ऑलरेडी सूर्य सिद्धांत और बौधायन सूत्रा में मेंशन्ड है। हमारे मॉडर्न टेक्स्ट में मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं। किस तरह से, किसने, कब ये लिखे थे, किस तरह से वो रीडिस्कवर हुए, ये पूरा डिस्कशन आज के पॉडकास्ट में होगा। बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि मॉडर्न साइंस सिर्फ रीडिस्कवर कर रहा है वो चीज़ें जिसके बारे में ऑलरेडी हमारे पूर्वजों को ज्ञान था। सो सिट बैक एंड एंजॉय दिस एपिसोड ऑन तरुण बिनले शो। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और हमने कुछ भी वैल्यू आपको डिलीवर करी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे और ज़्यादा बेहतरीन पॉडकास्ट आपके लिए लाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। एंजॉय द शो। हमें बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से हमारे पॉडकास्ट पे। पिछली बार हमने आपकी लास्ट बुक महाभारत के बारे में पॉडकास्ट करी थी। नाउ यू हैव कम अप विद आई थिंक द मोस्ट फैसिनेटिंग बुक आई हैव एवर रेड, विच इज़ व्हाई आर वी दिस वे, जिसमें हमने इंडियन स्क्रिप्चर्स की लेंथ और ब्रेथ में जाकर के ये समझा है कि हमें क्या विरासत में क्या नॉलेज मिली है, और आज उस नॉलेज को हम डिकोड करेंगे आपके साथ। नमस्ते तरुण, ऑलवेज लवली टू मीट यू। क्योंकि आपका अध्ययन बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आप एकदम डेप्थ में गए हो हर चीज़ के। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चैट। यस, मेरे लिए अमी इस किताब में सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ और जो मैंने खुद सीखी वो ये था कि किस तरह से एडवांस मेटलर्जी, एडवांस वेपनरी, एडवांस इकोनॉमिक्स, एडवांस आर्किटेक्चर, एडवांस मेडिसिन, ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमारे अपने हिंदू ग्रंथों में हज़ारों साल पहले लिखी हुई थी। एक एक करके आज ऑडियंस के साथ इसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या नॉलेज है, और टुवर्ड्स द एंड ये भी समझेंगे कि अगर किसी को डेप्थ में खुद अध्ययन करना है तो वो किस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ सकता है, समझ सकता है, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा हमारे जो एडवांस मैथमेटिक्स की जो बात हुई है इसमें। हमारे जो इंडिया के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियंस हैं, कुछ जो फिनोमिनल काम इंडियन मैथमेटिक्स में हुआ है
मुझे ये नहीं पता था कि उनका सोर्स और ओरिजिन भी हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं। सो आपने पेज 178 पे जैसे लिखा कि पाइथागोरस थ्योरम, ये इंडियन वैदिक टेक्स्ट से निकला है। यज्ञ करने के लिए अग्नि के दहन के लिए उसको परफेक्ट राइट एंगल पे बना पाए, उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का इजाद हो जाता है। तो क्या क्या स्टोरी है ये? जो हम मैथमेटिक्स की बात आज हम एज ए सेपरेट सब्जेक्ट करते हैं ना, तो शुरुआत कहाँ से हुई इस सब का कि हमारा जो फाउंडेशनल रिचुअल था वैदिक समय में, वो यज्ञ या यज्ञ जो भी हम कहते हैं वो था। उसका अर्थ क्या था? इट हैज़ अ वेरी फिलोसॉफिकल मीनिंग इन अ वे। वो यज्ञ ये था कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता गया है ना, मनुष्य सेटल होता गया, तो मनुष्य हमने देखा कि हमारा एग्जिस्टेंस हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी प्रकृति के फोर्सेस हैं, प्रकृति है, नेचर है, एनिमल्स हैं, झाड़ हैं, जिन पे हम डिपेंड करते हैं। वो सब जब सही से चल रहे हैं, धरती एक सर्टेन वे में रोटेट कर रही है, सन से पर्टिकुलर दूरी पे है, बारिश आ रही है, पेड़ उग रहे हैं, ये सब अपने हिसाब से ना हो रहा हो तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा रत। बेसिकली फ्लो की बात होती है। रत मतलब वो सिद्धांत है जो कॉस्मिक ऑर्डर, जो बेसिकली कॉस्मिक ऑर्डर, कि उस एक ऑर्डर में सब कुछ चल रहा है, उसी ऑर्डर का हम एक भाग है, हम उस पर शासन नहीं कर रहे, हम उसका एक भाग है। अब हमारा क्या रोल है इस रत में? तो हम सबसे ले रहे हैं, तो हमें देना भी है। लेना और देना, वो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसको हमारे एंसेस्टर्स ने यज्ञ के रूप में रिचुअलाइज किया। उसमें हम कहते थे अरे भाई अलग अलग जो देवता हैं, प्रकृति के देवता हैं, इंद्र, वरुण, सूर्य, सोम, वो आइए, हम आपको कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं, हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं जिससे आप नरिश होते हो, और आप आपका ग्रेस, आपका आशीर्वाद हम पर रखें जिससे हमारा जीवन चलता रहे। तो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भाई हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं और उनसे मांग भी रहे हैं। तो इस प्रकार देना लेना, और वो जो रथ वो कॉस्मिक ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए होता था। पर ये रिचुअल इतना महत्वपूर्ण था कि वो एग्जैक्ट होना चाहिए। अब रिचुअल में क्या होता है, आप वो वेदी हम देखते हैं ना कि अब यज्ञ करते हैं तो वो स्क्वायर टाइप का आल्टर, जिसे कहते हैं आल्टर बनाया होता है, वेदी बनाई होती है। हम अब तो आजकल तो एक ही वो वेदी देखते हैं, एक ही वो स्क्वायर में, पर कुछ कुछ बड़े यज्ञ कभी कभी होता है ना, तो आप जाके देखिएगा, आज भी जो पुराने टाइम में होता है, बहुत सारे दिन चलते हैं, सोम यज्ञ कई बार वो लोग कहते हैं, वो एक शेप की नहीं होती है, सर्कल होता है, ईगल शेप में होता है, ऐसे बहुत अलग अलग शेप्स की वेदियाँ भी होती है, और उसका परफेक्ट मेजरमेंट होता है, क्योंकि उसमें ईंट से वो लोग करते थे। तो वो मेजरमेंट कैसे हो? तो मेजरमेंट, अच्छा शेप अगर इतना आपका साइज है, आपका स्क्वायर लेंथ इतना है, तो उसका डायगोनल कितना होगा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए वो लोग धागे से करते थे, बेसिकली धागे से वो मेजरमेंट्स वगैरह करते थे और फिर उसका मैथमेटिकल वैल्यू निकालते थे। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम की आपने बात कही, उसको वो बौधायन सूत्र में आता है, जो एक वेदांग का भाग है। वेद तो हम उस पर बात करेंगे आगे, पर वेद में क्या है कि रिचुअल्स कैसा करना है, किस प्रकार से कौन से भगवान को बुलाना है, क्या मांगना है, क्या प्रार्थना करनी है, आहुति कैसे देना है, वगैरह वगैरह। पर उसके साथ साथ वेदों को समझने के लिए, रिचुअल को समझकर आगे बढ़ाने के लिए ऑक्सिलरी टेक्स्ट निर्माण हुई, जिनको वेदांग कहा जाता है, लिम्स ऑफ वेद। वेद पढ़ने के लिए इनको समझना आवश्यक है। उसमें एक है कल्प, बेसिकली रिचुअल के लिए है कि यज्ञ वो वेदी कैसे बनानी है, लेंथ कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। उसका एक है शुल्भ सूत्र, उसमें ये, और बौधायन सूत्र जिसमें ये आता है कि भाई आपको ऐसे वेदी बनानी है तो उसका डायगोनल कितना होगा, a plus b square, a square plus b square is equal to c square and c will be square root of it, right? तो जो 2 का स्क्वायर रूट है वो भी वहीं से आता है कि भाई वो डायगोनल मेजरमेंट के लिए उन्होंने वो पता करा। उसी प्रकार क्योंकि सर्कुलर वेदी होती थी, तो पाई का वैल्यू वो भी हमारे इससे आता है कि भाई पाई का वैल्यू कैसे, क्योंकि अगर आप सर्कल है उसको खोल दो, फिर उसका डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है, उसको करके दे फाउंड आउट द वैल्यू। इट स्टार्टेड ऑफ दैट वे, जो हम वेद और वेदांगों में देखते हैं। पर आगे चल के तो और भी डेवलपमेंट उसमें फिर हुआ, जो भास्कराचार्य है, आर्यभट्ट है, जो पूरी केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें तो उन्होंने हम जो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं वो भी उन्होंने फिर उसमें ऑलरेडी उनके सूत्र दे दिए थे। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो कैसे था, ज्योमेट्री के साथ साथ, पर उसी प्रकार
नंबर थियोरी जो होता है ना, उसका भी डेवलपमेंट हुआ है। अब वो क्यों हुआ है, वो भी आप देखो तो रिचुअल से आता है। जब आप वो वेद यज्ञ करते हो तो आप कुछ चैंटिंग करते हो। कि चैंटिंग करने के लिए एक सर्टेन स्वर होता है, सर्टेन मॉड्यूलेशन में करते हैं। जो सूक्त लिखा जाता है, जो काव्य अगर वर्ड्स कहो लिखा जाता है, वो भी एक सर्टेन मीटर में लिखा जाता है, जैसे हम छंद कहते हैं, प्रोसोडी कहते हैं लैंग्वेज में। तो उस लैंग्वेज में कैसे होता है कि सपोज बहुत सिंपल सा जो हर जगह हम देखते हैं, उसे कहते हैं अनुष्ठुप छंद, जो भगवत गीता में यूज हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये देखिए कितना टोन में है ऑलरेडी, राइट? और पूरी भगवत गीता इसी टोन में। अभी ये क्या है, अनुष्ठुप छंद मतलब 8 पार्ट्स है उसमें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 4 सिलेबस के 8 भाग है। वो 8 भाग 4 सिलेबस के जब एक सर्टेन वे में लिखे जाते हैं तो उसको अनुष्ठुप छंद कहा जाता है। अब उसमें भी जो पहला है वो एंड लघु स्वर से होता है या दीर्घ स्वर से। गुरु जिसे कहते हैं कि एक लघु मतलब रस्व जिसकी बात करते हैं, दीर्घ जो होगा वो गुरु होगा। इस प्रकार अ से या आ से, तो उस प्रकार अलग अलग उसके रूल्स हैं। उस प्रकार आपको अगर आपको कोई सूक्त या काव्य रचना करनी है तो वो उसी छंद में होनी है। और तेरा बहुत सारे छंद हैं पर उसमें होनी है। अब वो क्यों होता था? कारण पहले केवल ओरल ट्रांसमिशन होता था, राइट? अब ओरल ट्रांसमिशन वैसा ही हो, उसमें कोई चेंज ना हो, कोई उसमें कोई करप्शन ना कर दे, तो उसके लिए ये रूल्स होते थे। अब आपको अनुष्ठुप छंद में अगर वो रूल्स नहीं मालूम मुझे, तो मैं तो कुछ भी डाल दूं, दूसरे वाला आराम से समझ जाएगा कि इसमें कोई गलती हुई है, क्योंकि वो छंद का जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इनबिल्ट एरर मैकेनिज्म, एरर चेकिंग इन मैकेनिज्म उसमें इनबिल्ट थी, ताकि जब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो तो बिल्कुल अनकरप्टेड वर्जन आगे जाए। एग्जैक्टली। अब ये लघु गुरु, तो अब 0 1 0 1 0 1, तो हम बाइनरी लॉजिक की जो बात करते हैं उसी से आया है ये कि ये आपको 0 और 1, लघु और गुरु, उसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, राइट? कॉम्बिनेट्रिक्स जिसकी हम बात करते हैं, फिबोनाची सीरीज की बात करते हैं, वो भी उसी से आता है। तो वो जो मेरू प्रस्तारम वगैरह, तो पिंगड़ा करके हमारे एक ऋषि हो गए जिन्होंने छंदों पे, ये प्रोसोडी पे बहुत काम किया है कि भाई काव्य का मीटर क्या होना चाहिए। और उसके अरेंजमेंट से वो मेरू प्रस्तारम, अच्छा लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु लघु, इस प्रकार उन्होंने जब अरेंज किया, नंबर्स अरेंज किया, तो आज जो हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं वो एक्चुअली वहीं से आ रहा है। उन्होंने ऑलरेडी उसका वो टेबल फॉर्म दिया हुआ है, वो ट्रायंगल फॉर्म दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो बेसिकली शुरू हुआ रिचुअल से, और वो डेवलप होता गया इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ साइंसेस एंड मैथ्स। और ये पाणिनि और पिंगला का जो पूरा शास्त्र है जी, वो कहीं ना कहीं ये एडवांस मैथमेटिक्स पे, एंड लॉट ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स उन्होंने ऐसा बोला कि जो हमारी ये बेस्ट लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस के लिए उठाने के लिए, ताकि हम मशीन्स को ट्रेन कर सके। एब्सोल्युटली। अब वो क्या है, जो पाणिनि जो है ना, उनका जो कंट्रीब्यूशन लिंग्विस्टिक्स में कहा जाता है। लिंग्विस्टिक मतलब क्या, आप किसी भाषा को कैसे बनाओ बेसिकली। तो जब पाणिनि आए तो संस्कृत ऑलरेडी थी, नहीं थी ऐसा नहीं था, ठीक है? उसको कैसे समझो, उसका और नई भाषा, आपको वर्ड्स एक्सचेंज करना है, ग्रामर एक्सचेंज करना है, लैंग्वेज को स्ट्रक्चर करना है, तो कैसे करो? तो ही केम अप विद अष्टाध्यायी, तो बेसिकली रूल्स। आज हम बेसिकली एल्गोरिथम्स लिखते हैं ना, दिस प्लस दिस शुड गिव यू दिस, या इसमें अगर ए रूल है तो इस प्रकार वो फॉलो करेगा, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग संस्कृत, वैदिक और क्लासिकल, उससे ऐसे एल्गोरिथम्स बनाए कि ये और ये मिलता है तो ये होता है, इस शब्द के बाद ये आता है, इस स्वर के बाद ये अक्षर आता है तो उसमें इस प्रकार से चेंज होता है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ही रोट द मेटा लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज, ऑफ एन एग्जिस्टिंग लैंग्वेज का मेटा लैंग्वेज लिखा। आज भी हम जो मेटा लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग में तो वही है ना, कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, वो पार्सिंग कैसे करते हो, उसके लिए यू विल हैव टू ब्रेक इट डाउन। दैट इज एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर व्हिच पाणिनि फॉलोज फॉर संस्कृत राइटिंग द मेटा लैंग्वेज। तो जब कहते हैं कि मशीन लर्निंग में Indic linguistics are important, it is that structure which Panini gives. So yes, तो हाँ, they have most of the global, हर भाषा का linguistics कहीं ना कहीं पाणिनि से जुड़ा हुआ है. It was one of the first of its kinds. 1933 में लियोनार्ड ब्लूमफील्ड जो अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे, उन्होंने आज़ादी से पहले ये बोला कि संस्कृत
is the most advanced language ever known to mankind. Absolutely. So that is the beauty of the language. And इसी सीरीज में अगर आगे चले अमी तो सारे प्लानिटरी मूवमेंट और ऑर्बिट्स की भी जो जानकारी थी, और आपने बहुत अच्छी एक चीज लिखी किताब में कि ज्योतिषा का जो ओरिजिनल फॉर्म था, इट वाज ऑल अबाउट प्लानिटरी नॉलेज. इट वाज नॉट टू प्रिडिक्ट लाइफ, लेकिन ऑर्बिट कैसे चलते हैं, पूरा ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम किस तरीके से किन प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है और किन कैलकुलेशंस पे चल रहा है, ये ओरिजिनल ज्योतिष था जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में आता है. एब्सोल्युटली. और वापस वो क्यों था? रिचुअल के लिए, कि आपको ये पर्टिकुलर यज्ञ करना है या आपका नित्य कर्म करना है, अग्निहोत्र करना है, तो उसके स्पेसिफिक टाइम होते थे कि इस समय करना है, इस मुहूर्त में करना है, जब ये सूर्य या चंद्र जो है वो इस नक्षत्र में दिखे. अब वो इतना डिटेल, उसके लिए ऑफ कोर्स दे हैड टू ऑब्जर्व ना, जब आपको मुहूर्त निकालना है कि विच इज दैट एग्जैक्ट मुहूर्त जब बारिश आती है, विच इज दैट एग्जैक्ट मुहूर्त जब ठंड शुरू होती है. क्योंकि एग्रीकल्चर, पास्टोरियल अगर आपकी लाइफ है तो आप सब कुछ नेचर पे डिपेंड करते हो, बारिश पे डिपेंड करते हो, सीजनल सीजन्स पे डिपेंड करते हो. तो वो कब क्या होता है, वो प्रेडिक्टिव पावर आपको चाहिए, नॉट इन द सेंस ऑफ लाइफ कैसे होएगी भाई, आप कुंभ राशि हो, आपका योगा उस प्रकार नहीं, पर कब बारिश होगी, कौन से नक्षत्र में कौन से गेहूं आप डालो, कौन सी सीड्स डालो तो आपका जो उपज है वो अच्छी होगी, वगैरह वगैरह. वो एक रिक्वायरमेंट था. और दूसरा ये कि आप यज्ञ कर रहे हो तो कौन से नक्षत्र में कर रहे हो, कोई अच्छी चीज़ शुरू कर रहे हो तो कौन से नक्षत्र में शुरू कर रहे हो. ये समझने के लिए कौन सा नक्षत्र है, कब है, क्या बदलाव होता है, इस महीने में आपको ये नक्षत्र इस जगह दिखता है, सीजन चेंज होते ही, बिकॉज हम मूव करते हैं. ऑफकोर्स उस समय तो ये था कि धरती स्टेबल है और हीलियोसेंट्रिक ये था ना कि मॉडल था, अर्थ इज स्टेबल एंड द सन मूव्स अराउंड, ऐसे था. बट खैर रिलेटिव तो आज भी कह सकते हैं उसे हम. तो वो कैसे मूव करता है, उस अनुसार टाइम कैसे बदलेगा, सिचुएशन कैसे बदलेगी, वो समझने के लिए, टाइम कैलकुलेशन के लिए, टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्योतिष का डेवलपमेंट हुआ. अब ज्योतिष आज हम उसे एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव साइंस मानते हैं, बट ज्योतिष जो हमारा ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष जिसे कहा जाता है, उसको एक्चुअली पता है गणित का मणि कहा जाता है, मैथमेटिक्स का रत्न कहा जाता है. बिकॉज आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हो, आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, आप मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हो. तो दैट इज हाउ इट वाज. एंड द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रहा होगा लोगों का, है ना, कि भाई थोड़ा सा चेंज, ये स्टार यहाँ से यहाँ दिख रहा है स्काई में, वो मूवमेंट कैसे हो गया. सो या वो उतना ज़बरदस्त उनका ऑब्जर्वेशन और उतना ज़बरदस्त दिमाग रहा होगा टू बी एबल टू कैलकुलेट. सो इट्स एक्चुअली मैथमेटिक्स, इवन दैट वाज मैथमेटिक्स. सो इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि सूर्य सिद्धांत में जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के और उनके डायमीटर के, यानी साइज के, और डिस्टेंस फ्रॉम सन, वो और नासा का जो कैलकुलेशन है वो बहुत सारे इंस्टेंसेस में 1% का डिविएशन है सिर्फ. So it was that advanced, and I was like flabbergasted when I saw this. In fact, आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि कैलेंडर सिंक्रोनाइजेशन अगर देखें तो 354 डेज का लूनर कैलेंडर और सोलर 365.25 years, which is very close to the modern values of solar calendar. So एक मैं इसमें से एक पैराग्राफ पढ़ूंगा. So मैं इसमें से कुछ एक्सर्प्स पढ़ता हूँ. ज्योतिषा मीनिंग साइंस ऑफ लाइट इज द लिम्ब ऑफ द वेदा दैट डील्स विद एस्ट्रोनॉमिकल टाइम कीपिंग. It enables the proper timing of Vedic rituals, ensuring their alignment with celestial rhythms. अभी अगर नीचे जाओगे इसी पेज पे, वेदांग ज्योतिष laid the scientific foundation for later Indian astronomy. It influenced works like Brihad Samhita, Aryabhatya and Surya Siddhanta, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी. Its principles continue in traditional panchangas, which still guide रिचुअल टाइमिंग, फेस्टिवल्स एंड डेली प्रैक्टिसेस. मतलब आज भी जो पंचांग से हम समय निकालते हैं, जो पंडित हमें निकाल कर देते हैं, वो यहीं से आ रहा है. एब्सोल्युटली यहीं से आ रहा है, जो उन्होंने इतने टाइम पहले ही करा. इसलिए आप देखिए हमारे जो आप लूनार कैलेंडर देखिए ना, तो हर कुछ वर्षों में अधिक मास आता है. अधिक मास क्या है? देयर इज एन एक्स्ट्रा मंथ of 31 days. It is basically to again इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए, कैलेंडर डेविएशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए. तो ये अभी की प्रैक्टिस नहीं है, ये इतने टाइम से है, इतने टाइम का उसमें इनोवेशन अपडेट्स हो के आज वी सी व्हाट वी आर सीइंग. सो इट्स जस्ट फैसिनेटिंग दैट इतनी एडवांस नॉलेज हजारों सालों पहले
हमारे पास थी, और शायद मुझे ऐसा भी लगता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें पिक करके फर्दर डेवलप करनी चाहिए थी, वो शायद वेस्टर्न साइड से जो है डिस्कवरीज आए हैं। 100%। मुझे एक्चुअली उस बात का ना कई बार बहुत खटकता, मुझे कई बार ये बात खटकती है। आजकल क्या हो गया है कि स्पेशली योग को लेके जो प्रैक्टिसेस है, तो बाहर बहुत सारे लैब्स हैं जो इस पे बहुत कुछ काम कर रही है, टेस्टिंग्स कर रही हैं वगैरह, एंड दे विल कम अप विद समथिंग लाइक, अच्छा आप इस प्रकार ब्रीदिंग करोगे तो नेसल ब्रीदिंग व्हाटएवर, उससे ये फ़ायदा होगा। आप हमिंग करोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड निर्माण होता है विच इज़ गुड फॉर XYZ, ऐसे करके। हमारे वाले आउटरीच करेंगे, अरे ये तो हमारा था, ये तो हमारा था। आपने उसे नेक्स्ट लेवल क्यों नहीं लिया? आपको ले जाना चाहिए था ना, हमें ले जाना चाहिए था। हमारे यहाँ क्यों वो लैब्स नहीं है? हमें क्यों ये नहीं पता चला कि हमिंग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है? हमको ये पता है फायदा है, एंड वी वर जस्ट हैप्पी विद दैट, बट टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, यू विल नो उसके और एप्लीकेशंस क्या है। हमारे ऋषि केवल जो शुरुआत में था उतना लेके बैठ जाते तो आगे का कुछ नहीं होता। जैसे ये इसका हम देख रहे हैं ना, वेदांग ज्योतिष ने शुरुआत करी, फिर आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य और कितने सारे हैं, उन्होंने उसे आगे बढ़ाया, राइट। कभी भी स्टेल नहीं हुआ ये, हमने उसे स्टेल होने दिया है और हम अब उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आई होप आवर चिल्ड्रन, नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट टेक्स दैट लीप। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अथर्ववेद और आयुर्वेद पे हम जाएं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी आपने बताई कि क्यों इतना एम्फोसिस था यज्ञ को या यज्ञ को सही तरीके से करने का। उस पर आपने एक इंद्र की कहानी सुनाई कि एक वर्ड मिस प्रोनाउंस अगर मंत्र में हो जाता था तो क्या हो जाता था, तो वो कहानी क्या है? जनरली जो यज्ञ होता है उसमें चैंटिंग करते हैं, और चैंटिंग करके ये कि आप अलग अलग देवताओं को बुलाते हैं। अब वो स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन क्यों कैसे किया जाता है, स्पेसिफिक सूक्त क्यों कैसे बोला जाता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके ब्राह्मण ग्रंथ में आता है। और स्पेशली प्रोनाउंसिएशन के लिए शिक्षा, जैसे हम वेदांग की बात कर रहे थे, ज्योतिष वेदांग है, कल्प वेदांग है जिसमें हमने बौधायन सूत्र की बात करी, उसी प्रकार छंद वेदांग है, और एक वेदांग उसमें है व्याकरण विच इज ग्रामर विच ऑल्सो वी टच्ड अपॉन, और एक है जिसे हम कहते हैं शिक्षा। शिक्षा इज फॉर प्रोनाउंसिएशंस। तो उसका महत्व क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग बहुत क्यूट क्यूट सी मिथिक स्टोरीज बताते हैं। तो एक जो स्टोरी वो ये आती है कि इंद्र और त्वष्ट्र, उनकी कोई तो बात पे लड़ाई हो गई थी। तो इंद्र को कुछ यज्ञ का भाग नहीं मिलना था पर उसने ले लिया ऐसे करके, तो त्वष्ट्र गुस्सा हो गए थे, ऐसे कुछ तो हुआ था। सो त्वष्ट्र चाहते थे कि ऐसा एक बीज निर्माण हो जो इंद्र का शत्रु हो और इंद्र को हरा दे। अब उन्होंने चैंट करा, यज्ञ करा, और उससे इंद्र शत्रु का निर्माण करा। पर इंद्र शत्रु कैन बी इंद्रस्य शत्रु, इंद्र का शत्रु, या इंद्र का शत्रु जो इंद्र को मारे, या इंद्र उस शत्रु को मारे, दोनों प्रकार से वो है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू प्रोनाउंस इट। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था लिखित में सिर्फ एक हाइफन का फर्क है, इंद्र शत्रु के बीच में हाइफन है और इंद्र शत्रु के बीच में हाइफन नहीं है। तो मतलब वो प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो आप? हाँ। उस पे है वो इंद्र शत्रु एक तरीके से प्रोनाउंस करो तो ऐसा शत्रु निर्माण होता है जो इंद्र को हराएगा। उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए तो वो ऐसे शत्रु की बात कर रहा है जो शत्रु तो है बट जिसे इंद्र हराएगा। तो उनके प्रोनाउंसिएशन में वृत्र नामक एक असुर उत्पन्न हुआ जो बहुत शक्तिशाली तो था और इंद्र का शत्रु भी था, बट कैसा शत्रु जिसे इंद्र हराए, और इवेंचुअली इंद्र उसे हरा देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन गलत होने के कारण जो आपका संकल्प था, जो आप चाहते थे, उससे उल्टा हो गया। हाँ. तो दिस इज व्हाट द स्टोरी सेज कि इसलिए व्हाई प्रोनाउंसिएशन मैटर्स सो मच, वो आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें सॉल्व करने के लिए कि वेदी सही हो जाए, सही समय हो जाए, तो पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी सॉल्व कर दिया, मैथ सॉल्व कर दिया टू गेट द यज्ञ राइट। नाउ मूविंग ऑन टू अथर्ववेद, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। इसमें आपने लिखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ अथर्ववेद's सूक्तास फोकस ऑन मेडिसिन एंड हीलिंग, मेकिंग इट द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट इन इंडिया टू एड्रेस हेल्थ इन सच अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक वे। मैं ऐसा सोचता था कि ये मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स हैं, बट एक्चुअली ये पहले भी शायद होती थी। जैसे आपने बताया कि they address a wide range of physical and mental ailments such as constipation, urinary retention, jaundice, leprosy, eye disease, childbirth complications, bleeding, wounds, fractures, hair loss and mental distress. और उसके बाद उसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। तो क्या इसमें क्या, what is the knowledge behind this? तो
देखिए, जो पहले 3 हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, उनका काम एसेंशियली यज्ञ रिलेटेड था। हाँ और भी है उसमें कुछ चीज़ें, आप अभी हम अथर्ववेद और हीलिंग की बात कर रहे हैं, बट लव इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उसका भी उसमें है कि आप लड़की को चार्म कैसे करो, कैसे अपने पति को अपने कंट्रोल में रखो, वगैरह वगैरह, ये सब भी उसमें आता है, राइट? एंड हेल्थ, अभी हमेशा से वन उद्देश्य, एक जो मनुष्य का उद्देश्य यही रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा जीना है, मरना नहीं है, राइट? जितना मैं जी सकूं। वो कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य से हो सकता है। तो स्वास्थ्य तो मेन है, तभी भी लोग बीमार पड़ते ही होंगे, तभी भी जो आज गिर जाते होंगे, जो भी करते होंगे, वो सारा जो आज हमें लगता है कि भाई वी आर डिस्टिंक्ट, ऐसा नहीं है। मनुष्य इतने वर्षों से वही रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों को क्या चाहिए, डिजायर्स, ये वो तो वही रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस भी होना है, चीज़ें बदल गई हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब उसके साथ आप कैसे डील करो? तो कितने सारे अथर्ववेद में हर्ब्स की बातें आती हैं कि ये हर्ब्स हैं, इससे ऐसा ऐसा होता है, ये यूरिनरी प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे ऐसे ठीक कर सकते हैं। इट्स लार्जली हर्बल। तो बहुत सारा जो आयुर्वेद है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन उपवेद ऑफ अथर्ववेद एंड ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में भी थोड़ा है, अथर्ववेद टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, एंड आयुर्वेद इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हेल्थ, ऑफ आयु, बेसिकली लॉन्जेटिविटी, लाइफ का जो सिस्टमैटिक स्टडी, वो इट इज इवेंचुअली आयुर्वेद। अब बीमार हो तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे होंगे कि कौन सा हर्ब लेने से ठीक हो जाते हो, कौन सा फल खाने से या कौन सा पत्ता लेने से ठीक हो जाते हो, वगैरह वगैरह, है ना? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता होगा। आप देखिए, कई बार कोई एकदम पॉइजनस पेड़ हो ना, तो बकरियां वो चरेंगी नहीं, कुछ वो चरेंगी। कभी उनकी सेहत ठीक हो तो कुछ खाती है, कभी सेहत ठीक ना हो तो कुछ और खाती है। तो इस प्रकार उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि ये कुछ चीज़ें उससे ये ठीक होता है, कुछ चीज़ें उससे वो ठीक होता है, एंड दे स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग इट। तो उसी प्रकार ये सारा इवेंचुअली आया है। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली, राइट, आज भी होते हैं, तब भी होते थे। तो दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई इट वाज अ सिविलाइजेशन। हमको लगता है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स पता नहीं क्या ही जंगल और केव में रहते थे, ऐसा नहीं था। इट वाज अ फुल फ्लेजेड सिविलाइजेशन, बसलिंग सिटीज, पीपल डूइंग वर्क, सब कुछ था। और इतना ज़्यादा आपका इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन तभी हो सकता है जब स्पिरिचुअल मटेरियल लेवल पर आप सुखी हो। मटेरियल लेवल पर खाली पेट आप ये कुछ नहीं कर सकते, खाली पेट आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। पर जब ओवर जनरेशंस आपका मटेरियल सेटिस्फैक्शन हो, मटेरियल सुख हो, क्लाइमेट ऐसा हो कि सर्वाइवल का प्रॉब्लम ना हो, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे सोचोगे। तो ऑल दिस शोज अस, राइट, दे हैड फिगर्ड अ वे आउट कि सर्वाइवल बढ़ता जाए, अच्छा होता जाए, रोटी कपड़ा मकान की टेंशन टेकन केयर ऑफ। यस, इसमें आपने एक और बहुत ही मेरे हिसाब से जबरदस्त बात लिखी कि जो मैं एक कोट दे रहा हूँ जो आपने दिया अथर्ववेद से, सोमा स्पोक टू मी, विद इन देम द वाटर आर ऑल मेडिसिन्स, O waters, grant me healing remedies and protection for my body, that I may long behold the sun. So मतलब पानी की जो मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, जो हम इतने एडवांस साइंस में अब जा कर के समझे हैं कि वाटर भी एक सोर्स ऑफ मेडिसिन है, ये उधर आइडेंटिफाई करा हुआ था। हम वाटर थेरेपी आज करते हैं, है ना? पर आप अगर आयुर्वेदिक उपचार भी देखें तो उसमें होता है पानी इतना पीना है, पानी कम, अधिकतर इश्यूज तो पानी कम पीने के कारण होते हैं। कॉन्स्टिपेशन वगैरह पानी नहीं पीते हो इसलिए होता है। स्किन अच्छी होती है अगर आप रेगुलरली हाइड्रेटेड रहो। तो ऑफ कोर्स दे न्यू इट, दे हैड ऑब्जर्व्ड इट। तो वही। और जैसे आपने चार्म्स ऑफ लव की बात करी, कामसूक्ता कि किस तरह से आप किसी को अपने वश में कर सकते हो, इसके कितना डेप्थ है इसके पीछे। देखिए वही है ना कि जीवन जीने में के लिए आपको ये सब चाहिए। पीपल वर सीकिंग पार्टनरशिप, आर सीकिंग पार्टनरशिप। आज वो पार्टनर चाहते हैं, तब भी वो पार्टनर चाहते थे। वो जो हार्मोनल है वो तो होगा ही। अच्छा, अब जो इंडिक वर्ल्ड व्यू है उसमें हम काम, मतलब अट्रैक्शन को बुरा नहीं मानते, हम उसे एक पुरुषार्थ मानते हैं। बेसिकली इट्स अ परसूट, एक गोल है जीवन का कि वो अट्रैक्शन भी हो, आप विवाह भी करो, आपके बच्चे भी हो। हम उसे सिन नहीं मानते जैसे कुछ थियोलॉजीज में मानते हैं। क्यों सिन नहीं मानते? कारण अगर लोगों में अट्रैक्शन ही नहीं होगा, बच्चा ही पैदा नहीं होगा, तो समाज चलेगा कैसा? वन ऑफ द गोल्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स इसकी आपकी जो लिनिएज है वो परपेचुएट होती रहे ना, लोग जन्म लेते रहे, उसके लिए आवश्यक है, ये इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है। तो उसमें इसे पाप मानने की थोड़ी ना जरूरत है।
वो होना चाहिए, उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए जो हमारे में करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी समझना है कि वो जब ओवर हो जाता है, अति जब हो जाता है, तब आपकी बुद्धि को भी खराब वही कर देता है। तो लिमिट में सब कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ परहेज रखने की जरूरत नहीं है, पता होने की जरूरत है। तो इंडिक वर्ल्ड व्यू में उन्होंने हर ऐसी चीज को सेलिब्रेट किया हुआ है विच हेल्प्स लॉन्जेटिविटी, विच हेल्प्स परपेचुएशन। धर्म अर्थ काम, हमने अभी अर्थ की बात नहीं की, पैसे, मटेरियल रिसोर्सेज। आप देखिए सारे जो हमारे सूक्त जो ऋग्वेद के भी हैं या अथर्ववेद में भी आते हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान हमें ये सब दे दो, इंद्र हमें पैसा भी दो, गाय भी दो, अच्छा घर भी दो, अच्छे बीवी बच्चे भी दो, सारी पृथ्वी का आधिपत्य लीडरशिप दे दो, बहुत सारा सोना भी दो, बहुत सारा हीरे भी दो, बहुत सारा सिल्वर भी दो। कहीं पर कटौती नहीं करी है। मतलब हम कभी भी अरे नहीं कुछ मत मांगो, कम में चला लो, वो मिनिमलिस्टिक इन दैट सेंस नहीं है। सब कुछ चाहिए, एकदम ऐश्वर्य चाहिए, लग्जरी चाहिए। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जब आप गृहस्थ आश्रम में हो। पर उसके साथ ही उपनिषदिक थॉट है कि भाई ये सब हो, आप पाओ, पर उसके बाद ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये सभी जो है इसमें भगवान स्वरूप आप देखो, उसमें ईश को देखो, और डिटैचमेंट से, सेंस ऑफ लेटिंग गो से सारी चीज को आप उपभोग करो, उसमें अटक के मत रह जाओ। पर ऐसा नहीं है कि वो चाहो ही नहीं, अपने आप को टॉर्चर करो, ऐसा नहीं है। मटीरियलिज्म और आध्यात्म वो साथ साथ जा रहा है। और जैसे हमने कहा, जब मटीरियल सेटिस्फैक्शन होगा, आध्यात्म होता ही उसके बाद है। आपके पास गाड़ी है नहीं और मैं कह दूं अरे मैंने तो त्याग कर दिया, अरे था क्या, औकात नहीं थी गाड़ी रखने की तो क्या त्याग किया? त्याग तो तभी होता है ना कि जब आपके पास कुछ हो और आप उससे अलग हो पाओ। वो तो कंट्रोल ऑफ सेंसेस होता है। तो वो पूरा परसूट कि भाई ये है, एंजॉय इट, वहां अटको मत, आगे बढ़ो। देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट विच इज सच्चिदानंद। वो आध्यात्मिक रियलाइजेशन जो है वो इसी पाथ से गुजरता है, अर्थ के भाग से, पाथ से गुजरता है। तो इट इज इतना प्रोफाउंड है जो इंडिक फिलॉसफी, इंडिक वर्ल्ड व्यू है। और आपने लिखा भी है ये कहीं और पे कि मैस्लीज लॉ, मैस्लोज हायरार्की, हाँ, मैस्लोज हायरार्की का ओरिजिनेशन एक्चुअली यहीं से हुआ, पंचकोश से। यस, कि जहाँ से ये पता चलता है कि किस तरह से जब हमारी ज़रूरतें सारी पूरी हो जाती हैं और तब हमें उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो कर लिया। करेक्ट। तब आप रियल ट्रूथ सीख करते हो। सो जो हम ग्लोबली ऐसा सोचते हैं कि हाँ, अगेन एक वेस्टर्न फिलॉसफी आई है, सो इट इज़ ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेयर। इसमें एक और चीज़ जो मेरे को बहुत ही फैसिनेटिंग लगी, जो हम एडवांस लाइफस्टाइल हीलिंग की बात करते हैं कि सिर्फ दवाई लेने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सिर्फ एक औषधि लेने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आप किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो, वो ज्ञान भी अथर्ववेद और उसके बाद आयुर्वेद में और ज़्यादा आया हुआ है। जो वेस्टर्न मेडिसिन अभी तो चेंज हो रहा है, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं होलिस्टिक मेडिसिन जिसकी बात करते हैं। नहीं तो वेस्टर्न मेडिसिन क्या करता है ना, वो रिडक्शन करता है। अच्छा, पेट दुख रहा है तो पेट में क्या है वो देखता है, हाथ में है तो हाथ में क्या है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने पूरे शरीर को इंक्लूडिंग माइंड, बॉडी, आत्मा, उसको एक देखा है, होलिस्टिक देखा है उसे। इसलिए हमेशा से समझ आयुर्वेद में भी है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है तो इशू कहीं यहाँ पर है। अगर आप दिमाग पे काम, मन पे काम करोगे, इमोशनल लेवल पे काम करोगे तो फिजिकल एलिमेंट्स भी ठीक हो जाएंगे। वो दोनों कनेक्टेड है। इसीलिए एक तो आयुर्वेदिक सिस्टम जो है उसमें हमेशा मेडिटेशन, प्राणायाम प्रैक्टिसेस ये भी उसका भाग ही होते थे। बिकॉज बाहर से एक्सटर्नली आप टेम्पररी तो कुछ ठीक कर पाओगे, पर जो डीपर लेवल का है वो कैसे ठीक करोगे? उसके लिए तो आपको इमोशनल सिस्टम पे ही काम करना पड़ेगा, आपके सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे ही काम करेगा। वो अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आयुर्वेद में है। हाँ, ये एक आपने टेबल दिया हुआ है, ये थोड़ा सबको समझा दो कि मेरे ख्याल से सबकी सारी हीलिंग प्रॉब्लम्स जो है इस टेबल से सॉल्व हो सकती हैं। ये एक बार समझा दो कि ये क्या कोरिलेशन है। हाँ, तो इसमें ना हम क्या मानते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग जो है उसमें 3 दोष, ना दोष मतलब नेगेटिव दोष नहीं है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कोई भी रंग में हम RGB बोलते हैं ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारे कलर्स इसमें से ही आते हैं। वैसे ही फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मोस्ट लिविंग क्रीचर्स आर वात, पित्त, कफ। हम सब में वात भी है, हम सब में कफ भी है, हम सब में पित्त भी है। पित्त इज द मोर एक्टिव एलिमेंट, कि भाई जो राजसिकता, कि करना है, ये करना है, वो करना है। पित्त जब ज्यादा हो जाता है तो कैसे दिखता है? एसिडिटी।
एसिडिटी बहुत हो जाती है तो बोलते हैं अरे शांत, जो शांत हो ना दूध पियो जो शांत करे तुम्हें, ऐसा होता है वो। कफ क्या है? कफ थोड़ा लेजीनेस वाला है, वो आपको सेटल करता है। बहुत ज्यादा सेटल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, बेसिकली हम जैसे कफ कहते हैं, जुकाम हो गया, ठंड लग गई वगैरह वगैरह, वो आपको बहुत लेजी बना देता है, स्लॉथ वाला बना देता है। वो जब बढ़ जाता है तब वात क्या है, वात उड़ता है। अगेन वात इज एक्साइटमेंट, बट पित्त हैज द एंगर एस्पेक्ट। इसमें इट इज द मोर एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस ओवर हो जब जाता है। हर एक मनुष्य शरीर में ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए। जब कम या ज्यादा हो जाता है तब फिजिकल एलिमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। दिस इज अ वेरी आयुर्वेदिक व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो आप किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे ना तो वो आपको स्टडी करेंगे, वो आपके बाल देखेंगे, वो आपकी स्किन देखेंगे। आप जिसको बहुत पिंपल्स है ना वो कहेंगे आपकी बहुत पित्त वाली प्रकृति है, आप में एसिड ज्यादा है। तो फिर आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसे होगा? एसिडिक तत्वों से नहीं होगा, जो शांत करने वाले तत्व है, कफ का जिसमें ज्यादा हो उससे आपकी ट्रीटमेंट होगी। आज आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो वेस्टर्न मेडिसिन में, स्किन पे पिंपल है तो वो आपको एक ही चीज लिख के देंगे सबको, डजंट मैटर आप इंडिविजुअली क्या हो। इसमें ऐसा नहीं है, जिसका टेंडेंसी थोड़ा अलग है, जिसमें वात वाला ज्यादा है तो उनका वो चेंज करेंगे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए कि वात ना बढ़ाए और इस चीज को भी सॉल्व करे। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में इनहेरेंट है कस्टमाइजेशन बेस्ड ऑन योर प्रकृति। तो आपकी प्रकृति मतलब क्या? वात पित्त कफ, इसका क्या बैलेंस आप में है, उस अनुसार आपकी ट्रीटमेंट होती है। यानी जो हम आज के डेट में डीएनए के थ्रू मेडिसिन की बात करते हैं, जीनोलॉजिकल मेडिकेशन की बात करते हैं, वो ऑलरेडी इनबिल्ट है। एब्सोल्युटली। जैसे वेट लॉस करना है तो सिनेमन की बात करते हैं कि सिनेमन पानी वगैरह पियो, पर जिसको ऑलरेडी पित्त की प्रकृति है उसको अगर आप ज्यादा सिनेमन दो तो उसका वो नुकसान होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये वो पहले ही चेक करते हैं कि ठीक है वेट लॉस करना है, वो एक कफ वाले को भी वेट लॉस करना है, पित्त वाले को भी वेट लॉस करना है, पर दोनों को एक चीज नहीं दे सकते आप, उनको अलग अलग देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या प्रकृति है और जो दवाई है उसकी क्या प्रकृति है, वो क्या बढ़ाता है क्या कम करता है। तो मतलब देखिए आज कोई कहे कि फिजियोलॉजिकली ये क्या है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बट कॉन्सेप्चुअली तो समझ आ रहा है। yes. अब उन्होंने जो फिजियोलॉजी है उसी को कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वेशंस दैट दे मेड कि अच्छा इसकी ये स्किन पिंपली है, ये रुक्ष है, ड्राई है ज्यादा, तो बोलेगा अच्छा वात पित्त ज्यादा है। कोई थोड़ा सा मोटा होने का जिसका टेंडेंसी है, घड़ी घड़ी बीमार पड़ जाता है, कफ हो जाता है, देन यू नो अच्छा दिस इज मोर कफ पित्त टेंडेंसी, देन दे विल ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। तो इट इज स्टिल फिजियोलॉजिकल, बट उसको फिर कंसेप्चुलाइज कर दिया है, इन टर्म्स में उसे स्ट्रक्चर कर दिया है। बट बहुत मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से देखना हीलिंग को शायद, और आपने इसमें ये भी लिखा कि जो बॉडी है इस सब का ओरिजिनेशन कहाँ है, कि बॉडी वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, विच इज अर्थ वाटर फायर एयर, पंच महाभूत से। हाँ, सो उसके बैलेंस के हिसाब से ये वात पित्त और कफा पता चलता है। इसमें धनुर्वेद पे जाने से पहले 2 और इम्पोर्टेंट चीजें जो मेरे को दिखी, एक तो मुझे नहीं पता था कि सत्यमेव जयते जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो मुंडका उपनिषद से निकला हुआ है। क्या बताता है ये उपनिषद? मुंडक मतलब क्या? मुंड मतलब जिसको बाल नहीं है, राइट? तो मुंडक उपनिषद किसके लिए? एक तो ब्रह्मचारियों के लिए और फिर सन्यासियों के लिए। अधिकतर उपनिषद जो हमारे हैं दे टॉक ऑफ पराविद्या। पराविद्या मतलब क्या? मटीरियल विद्या जो है दैट इज अपरा विद्या, जो अभी आपको दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, सब कुछ है, जो इस जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बट दिस इज ओनली सो मच, राइट? हाउ डू यू गेट टू अ स्टेज ऑफ रियलाइजेशन कि सत्य क्या है? क्या ये सत्य है? अगर हम जीवित हैं तो हमारा शरीर चल रहा है, पर जब हम गुजर जाते हैं तभी शरीर तो है ही ना, तो वो क्या है जिससे ये शरीर चल रहा है? आत्मा है। पर वो आत्मा क्या है और ये आत्मा का जो भगवान या ब्रह्म तत्व उससे क्या कनेक्शन है? वो एक है, अलग है, क्या है? उसका एक्सप्लोरेशन हमारे ऋषियों ने किया, और वो जो ज्ञान है वो आप मटेरियल जीवन में बैठ के नहीं कर सकते। तो उस समय वो जंगल में होता था, बट खैर इट इज अ स्पिरिट। आज हम स्पिरिचुअलिटी की जो बात करते हैं ना, अध्यात्म, अंडरस्टैंडिंग द आत्मा, व्हाट इज इट दैट विल मेक यू हैप्पी थ्रू आउट। बिकॉज जब तक मटेरियल जीवन है, फिजिकल सुख एक चीज है, फिजिकल इनकन्वीनियंस एक चीज है, पर जब तक वो मेरा मटेरियल वर्ड ममा ये रहेगा तब तक सुख और दुख चलते रहेंगे। इज देयर अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस सुख एंड दुख?
while existing in this life. क्योंकि हमारे आप किसी भी मनुष्य को उठा लो, ऐसा कोई है जिसके जीवन में सुख दुख नहीं आते हैं. अच्छा, हमारा तो कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म का, है ना. तो जब तक आप जन्म ले रहे हो, आप में सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख आ रहे हैं. तो इज देयर अ वे कि सुख दुख से बाहर निकलो. तो उसका एक्सप्लोरेशन क्या, तो हम मोक्ष की बात करते हैं. तो उपनिषद जो है ना, वो अधिकतर मोक्ष शास्त्र होते हैं. अब मोक्ष, वन वे टेक्निकल टर्म ऑफ मोक्ष इज कि ये संसार चक्र से बाहर निकल जाओ. इन द सेंस पुनर्जन्म ही आपका ना हो. पुनर्जन्म कैसे नहीं होगा, जब आपके सारे कर्म जो है वो सेटल हो जाते हैं. देयर नो मोर कर्म, तो ही आपका मोक्ष हो सकता है. दैट इज वन वे टेक्निकल. द अदर इज, इस जीवन में आप वो मोक्ष की स्थिति पा सकते हो क्या. बिकॉज मोक्ष मतलब क्या, दैट स्टेट ऑफ ब्लिस जिसमें दुख नहीं है, शांति और सुख है. वो स्थिति इस जीते जी इस जन्म में आ सकती है क्या. आ सकती है, अगर ये मेरा मेरा तेरा तेरा उससे हम डिटैच हो जाए. और एज एन आउटसाइडर, आप कंसल्टेंट हो, राइट. आपके क्लाइंट कितने भी दुखी हो, यू कैन टेक एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ इट. व्हाई, बिकॉज यू आर आउटसाइड ऑफ इट. यू आर एबल टू, आप बाहर खड़े रह के उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, साक्षी की तरह, विटनेस की तरह. वो अगर हम हमारे जीवन का भी कर सके तो हमारे उतार चढ़ाव कम हो जाएगा ना. वील बी एबल टू एंजॉय कि अच्छा हाँ चल रहा है, होता है. वो वर्ल्ड व्यू कैसे निर्माण हो, क्योंकि वो भी आपके पर्सपेक्टिव की बात है. उस और ये सारे उपनिषद ले जाते हैं. तो मुंडक भी जो है, इट इज वन ऑफ द उपनिषद जिसमें परा अपरा विद्या की बात आती है और बहुत कुछ आता है. तो और मुंडक मतलब, क्योंकि जो मुंड है, जो ब्रह्मचारी है और जो फिर सन्यासी है, उनके लिए, उनके एक्सप्लोरेशन का ये उपनिषद है. तो ऐसा है. तो हाँ, उसमें सत्यमेव जयते ये लाइन वहाँ से आती है. पर इनफैक्ट आप देखोगे ना, तो बहुत सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोगो कहीं ना कहीं या तो वेदों से या तो गीता से आते हैं. जैसे एयरफोर्स का क्या है, आपको पता है, इंडियन एयरफोर्स का नभः स्पर्शम दीप्तम. नभः स्पर्शम दीप्तम भगवद गीता से आता है. नभः स्पर्शम दीप्तम. हाँ, क्या मतलब होता है इस लाइन का. तो नभः स्पर्शम मतलब नभ आकाश. आकाश को स्पर्श करके एनलाइटन करो बेसिकली. कि वहां जाकर बेसिकली ये भगवद गीता के एक श्लोक से आता है, जिसमें जो 11वां चैप्टर है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जो विराट स्वरूप दिखा रहे हैं. उसमें उस रूप को देखकर एक जगह आया है कि वो उनका रूप कैसे था. वो नभ, जमीन से, भूमि से लेके आकाश तक पसरा हुआ था, उसे उजाला, ज्योतिर्मय बना रहा था. तो वायुसेना ने वो लिया है कि हम कैसे हम नभ को ज्योतिर्मय बना देते हैं, उस तरीके से. That is the depth of Vedic science. अब बात करते हैं इंडिया की आर्ट ऑफ वॉर. जी. इंडिया की खुद की आर्ट ऑफ वॉर, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था इससे पहले. धनुर्वेदा. जी. धनुर्वेदा के बारे में ये बोला जाता है, जो आपने लिखा, कि शिवा और परशुराम खुद उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि धनुर्वेद का जो गठन हुआ उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन था, शिवा और परशुराम का, जो इवेंचुअली फिर ऋषि वशिष्ठ ने धनुर्वेद के रूप में उतारा. और धनुर्वेद हमें मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वेपन क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन क्या होने चाहिए, उसके टैक्टिक्स, एथिक्स क्या होने चाहिए वॉरफेयर के, पूरा क्षत्रिय ज्ञान कहीं ना कहीं धनुर्वेद से निकलता है. क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर. जैसे हमने अभी तक वेद उपनिषद देखे, फिर वेदांग देखे, वैसे ही एक और कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट है जिसे उपवेद कहा जाता है. वेद उपनिषद रिचुअल से डील करते हैं, मोक्ष से डील करते हैं, जो फाइनल एक्सप्लोरेशन ज्ञान, उससे डील करते हैं. पर जब हमको नॉर्मल लाइफ जीनी है, तब तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक है हेल्थ, तो हमने आयुर्वेद देखा, राइट. एक है आप रहोगे कैसे, कहाँ रहोगे, इस घर कैसे होने चाहिए, वो स्थापत्य वेद, जो आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, उसमें आ गया. एक है कि जब आप जीवन जी रहे हो तो आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, कला भी चाहिए, वो एक्सप्रेशन चाहिए, वो आ गया गंधर्व वेद में, विच डील्स विद म्यूजिक, डांस, आर्ट फॉर्म्स. साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए, बिकॉज मनुष्य है तो लड़ाई तो होती है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ है, तो लड़ाई तो होती है. तो आपको अपना प्रोटेक्शन भी देखना है, वो आप कैसे करो, जिसके लिए आपके राजा है, बट राजा के साथ साथ यू हैव टू गिव हिम दैट एंटायर सिस्टम टू ऑपरेट, राइट. वॉर कैसे हो, डिफेंस कैसे हो, वगैरह वगैरह. तो इन हर एक टॉपिक को भी डिटेल में डील किया गया है, जैसे आज हम करते हैं वैसे तभी भी किया गया है. तो धनुर्वेद इज अ कैटेगरी
ऑफ उपवेद, जिसमें ये प्रोटेक्शन, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बात की गई है. जो उसका अवेलेबल टेक्स्ट हमारे पास अभी है वो वशिष्ठ वाला है, शायद उसके पहले भी होगा, ठीक है, पर जो वशिष्ठ जी वाला जिसे कहा उनको एट्रीब्यूट किया जाता है, वो एक टेक्स्ट हमारे पास है जिसमें उस समय में कौन से वेपन्स होते थे, धनुष किस प्रकार के होते थे, गदा कैसी होती थी, मुद्गल कैसे होते थे, रथ कैसे होते थे, रथ पे फाइटिंग कैसे की जाती थी, जो व्यूह है, व्यू मतलब जो आर्मी फॉर्मेशंस है ना, कि डिफेंसिव है या ऑफेंसिव है, किस प्रकार खड़े रहना है, जो इन्फेंट्री है उसको कैसे खड़े रहना है, हाथियों के साथ कैसे खड़े रहना है, कैसे लड़ना है, उस सब का संक्षिप्त में उसमें आपको पढ़ने मिलता है. तो इट्स बेसिकली एज यू सेड वॉर स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, वो उसमें मिलता है. जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है कि इंडियन टेक्स्ट जो है वॉर से भी डील करता है. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. सो इसमें जो वो तो आप वेदों में भी देखिए ना, वेद में भी जो हम इंद्र से मांगते हैं, वरुण जी से मांगते हैं, क्या मांग रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं कि हमारे दुश्मनों से हमें सुरक्षित रखो, हमारे दुश्मनों का नाश करो, ये सब भी तो कह रहे हैं. तो जब से मनुष्य जन्म लिया है तब से मित्रता भी है और शत्रुता भी है सबसे. So एक पैराग्राफ इसमें से पढ़ूंगा मैं. The text deals primarily with topics related to archery, giving detailed instructions on bow construction, कैसे धनुष बनाना है, stringing, aiming and shooting, including different stances, खड़ा कैसे होना है, and arrow types, किस तरह के तीर हैं. But beyond archery, it also covers usage of other weapons like swords, spears, maces, and chariots. Additionally, it also gives an overview of tactics for battlefield formation, views, troop management, espionage, and fortification, resembling modern military science, as well as training regiments for practitioners, making it comparable to early military science manuals. एस्पियोनाज की भी बात इसमें हुई है कि स्पाइस को किस तरह से ऑपरेट करना है. एस्पियोनाज की बात इसमें हुई है. इसमें तो चलो ये इतना बड़ा ग्रंथ नहीं है, तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया होगा एंड श्योर ज़्यादा होगा, पर आप जो उसके बाद अगर अर्थशास्त्र वगैरह पढ़ते हो, उसमें तो स्पाई स्ट्रैटेजीज का इतना डिटेल्स विद एग्जांपल्स दिया है कि किस प्रकार के स्पाइस आपको रखने चाहिए, कहाँ कहाँ उनको रखना चाहिए. क्या है उसमें थोड़ा बताइए. तो उसमें कहते हैं कि आपके जो स्पाइस है ना वो कैसे होने चाहिए, जो सब लोगों में घुल मिल जाए, बिकॉज लोगों के बीच उनको रहना है, राइट. तो स्टूडेंट स्पाइस होते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसके साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है, बाहर से कोई आया है क्या, वो सब पता वो रखेंगे. एक कैटेगरी है वो है साधु स्पाई, जो संत होते हैं ना, उसमें भी. अच्छा, अब देखिए जो साधु संत होते हैं उन पे लोग विश्वास करते हैं, उनके पास उपचार के लिए जाते हैं. तो जो साधु हैं उनको सबकी अंदरूनी बातें बहुत पता है. एक दूसरा, स्पाइस का काम केवल इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं था. वो लोग आज के वो जो अननोन गनमैन है ना, वैसे भी काम करते थे. तो वो क्या करेंगे कि सपोज आपको पता है कि ये मनुष्य जो है ये ट्रेटर है, पर इसको मैं डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं दे सकता, तो आप ऐसा कुछ करोगे कि वो साधु के पास आए और साधु बोलेगा अच्छा ऐसा करते हैं, आपको वहाँ दूर लेकर जाऊंगा, वहाँ पे कुछ आपसे पूजा करवाते हैं. तो अकेले में उसे ले जाएगा और फिर वहाँ मरवा देगा. ये सब अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है. हाँ, ये किस प्रकार करना है, किस प्रकार आपको आपके जो अलाइज, जो आपके फ्रेंडली नेशंस हैं और आपके जो एनिमी नेशंस हैं, उधर तो आप भेजोगे, पर इवन फ्रेंडली नेशंस में कैसे आपको आपके स्पाइस भेजने हैं. और वहाँ पर भी स्पाइस का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन तो है ही, पर आपको उनके बीच भी भेद उत्पन्न करना है. वहाँ का कोई मंत्री हो, उनके बीच भी भेद उत्पन्न करना है. कुछ ना कुछ करते रहना जिससे वो स्ट्रांग ना रहे और आप पे आक्रमण ना करे, आपसे वीक रहे, वो अपने में उलझे रहे. तो आज भी हम कहते हैं ना फॉरेन इंटरफियरेंस, तब भी है वो. तो ये आज के जियोपॉलिटिक्स में भी जो आप बोल रहे थे, मैं उसको कोरिलेट कर रहा था. इवन आज के जियोपॉलिटिक्स में ये सब देखा जाता है. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिकली बात करते हैं कि चाइनीज स्पाई और ये स्पाई वो स्पाई. सो फंडिंग से करते हैं, लोग भिजवा देते हैं, एनजीओ फंडिंग. वाह. और ये सब उस समय से एनविसाज करा हुआ है. ये अर्थशास्त्र में आपने बताया. अर्थशास्त्र में और डिटेल में, अर्थशास्त्र में बहुत डिटेल में. आपको इनफैक्ट हमने पिछली बार शांति पर्वक और उसकी बात करी थी, महाभारत अनरावल 2 की, उसमें
बिकॉज वो पूरी वॉर स्ट्रैटेजी नहीं कह रहे हैं, पर उसमें उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द पिलर्स, एक राजा का पिलर ऑफ प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इज स्पाई नेटवर्क। उसमें वो कहते हैं कि राजा के चक्षु है स्पाइज। इनफैक्ट अर्थशास्त्र में कितनी सुंदर बात कही गई है कि जो इंद्र हैं, इंद्र को सहस्त्राक्ष कहा जाता है, जिसकी 1000 आंखें हैं। तो 1000 आंखें, चाणक्य कहते हैं इट्स नॉट लिटरली 1000 आंखें हैं, वो जो 1000 जो मतलब बहुत सारे, वो स्पाइज हैं जो उनकी आंखें बन के देखते हैं, और मिनिस्टर्स हैं जो उनका काम करते हैं। तो इसीलिए बिकॉज राजा खुद तो सब कुछ नहीं कर सकता, तो इट इज थ्रू द मिनिस्टर नेटवर्क एंड द स्पाई नेटवर्क, वो अपना काम करता है, करवाता है और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है। बेसिकली मार्केट इंटेलिजेंस, अगर हम कॉर्पोरेट में बात करें तो मार्केट इंटेलिजेंस ना, दैट इज व्हाट इट इज। सो इसके अलावा आपने जैसे बताया कि एडवांस आर्किटेक्चर की भी बात होती है, पेज 193 194 पे आपने दिया हुआ है कि जहाँ पर क्या डायरेक्शंस हैं, सूर्य कहाँ से निकलेगा, हवा किस तरफ से चलेगी, पानी किस तरफ है घर के, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके किस तरह से आपको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है डिपेंडिंग ऑन द यूजेज ऑफ द बिल्डिंग। ये पूरा आर्किटेक्चर का नॉलेज भी हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है। आज भी देखिए वास्तु की बात करते हैं, है ना, कि वास्तु, ये जो बिल्डिंग है ये वास्तु के अनुसार है कि नहीं। जो चाइनीज है उसमें फेंग शुई वो कहते हैं कि डायरेक्शंस, एनर्जीज वगैरह, उसे वो भी एक वेदों का या रादर उपवेद का एक भाग है, जिसे स्थापत्य वेद कहा जाता है। स्थापत्य मतलब स्पेस एंड आर्किटेक्चर। तो वो कहाँ से हो तो एनर्जी ज़्यादा अच्छी होती है, कहाँ से लाइट वगैरह अच्छा होता है वगैरह वगैरह, उसका पूरा साइंस है जो स्थापत्य वेद में है। उसकी बहुत पुरानी किताबें तो शायद अभी नहीं है हमारे पास, जो हमारे पास है वो वास्तुशास्त्र की किताबें हैं, जिसका मूल अगेन ये उपवेद में ही जाता है। इसमें आपने लिखा अलाइनमेंट विद कॉस्मिक रिदम्स, अटेंशन टू नक्षत्र, सोलर पाथ्स, ऑस्पिशियस टाइमिंग्स एंड रिचुअल कंसंट्रेशन, कि ये सब चीज़ों का हिसाब लगाते हुए आप जो है बिल्डिंग का निर्माण करोगे। बिल्डिंग का निर्माण करोगे। और जो कॉन्सेक्रेशन की बात है ना, तो इवन जब आज तो कैसा है कि हमारे पास ऑडिटोरियम्स है, स्टेज है वगैरह, तब क्या था, वो नाट्यशास्त्र की, मैं नाट्यशास्त्र और स्थापत्य दोनों की बात एक साथ कर रही हूँ। तो सपोज कहीं कुछ नाटक होना हो तो वो स्टेज बनते थे टेम्पररी, तो वो जब स्टेज भी बनते थे तो वो पहले कौन से डायरेक्शन में बनेगा, ये सब है। फिर हर एक डायरेक्शन के देवता हैं, हर एक डायरेक्शन के देवताओं को आपको प्रोपिशिएट करना है, बेसिकली उनकी पूजा वहाँ करिए, उनको वहाँ प्रतिष्ठित करना है। जब प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं ना, बट प्राण प्रतिष्ठा तो मूर्ति में हो गई, अब वो रह रही है, ऐसे नहीं। हर देवता को आपको अपने अपने स्थान पे बुलाना है, प्रतिष्ठित करना है, फिर परफॉर्म करना है, और फिर जब हो जाता है तो उनको बोलना है अच्छा हो गया, अब जाइए, अब आपका काम हो गया, अब आप जाइए, थैंक यू बोल के। तो वो इवन उस नाट्य स्टेज पे होता था। तो जब घर बनते थे तब भी ये होता है, आप जो गृह प्रवेश करते हो, गृह शांति करते हो, तो किसकी शांति कर रहे हैं? जो वहाँ के देवता है, जो एनर्जीज हैं, उनकी शांति कर रहे हैं कि भाई आप सब हमारे फेवरेबल रहना, ये घर में हम आपकी जगह यूज कर रहे हैं, आप सब हमारे फेवरेबल रहना। तो वही भाव है। देन अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं अर्थशास्त्र में, जहाँ पर आपने बताया कि पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्यूरोक्रेसी कैसे चलानी है, इकोनॉमिक पॉलिसी और टैक्सेशन कैसे करनी है, कितना टैक्सेशन करना है, किस जगह पे, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, फॉरेन डिप्लोमेसी कैसे मेंटेन करनी है, जैसे आपने बताया अर्थशास्त्र, और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है। ये मैं ऐसा सोच रहा था मैं कि पूरे एक देश कैसे चलाना है, वो अर्थशास्त्र में एक तरह से दे दिया। एब्सोल्युटली, इट्स अ अर्थशास्त्र इज अ साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी। हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं ना, वो वही है। तो अर्थशास्त्र में जो सूत्र है चाणक्य का, वो ऐसा आता है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। एक समाज को अगर आप चाहते हो कि आपका राष्ट्र जो है वो सुखी हो, खुश हो, तो उसके लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। कि अगर वहाँ पे न्याय हो, जो क्रिमिनल्स हो उनको पनिशमेंट मिले, जो इनोसेंट्स हो उनको अपना काम धंधा मिल जाए, सब अच्छे से रह रहे हैं, कोई किसी का छीन छान नहीं रहा है, वो धार्मिक स्टेट है, जस्ट न्याय वाला स्टेट है। तो सुखी कब होगा कोई? जब न्याय वाला स्टेट है। पर वो स्टेट न्याय वाला हो, वो मेंटालिटी ऑफ एबंडेंस हो, वो कब होगा? जब आपके पास पैसे है। प्रॉस्परस स्टेट है वो ही ऐसा हो सकता है ना। जब पैसे ही नहीं है तो किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो मारताड़ होने वाली है, खींचम खींची होने वाली है। इसलिए धर्म किस पे निर्भर करता है? अर्थ पे, रिसोर्सेस पे, पैसे पे। देन ही सेज अर्थस्य मूलम, क्या? तो ही सेज अर्थस्य मूलम राज्यम। आप एज अ नेशन या एज अ स्टेट
प्रॉस्परस हो रहे हो, समृद्ध हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी स्टेट पॉलिसीज पे। आपकी पॉलिसीज ही अगर खराब है तो आपके पास रिसोर्स होके भी कुछ नहीं होगा। इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया? हमारी वाट क्यों लगी? पॉलिसीज गलत थे इसलिए ना। लोग तो है, रिसोर्सेज भी थे, बट पॉलिसीज गलत थे तो अच्छा काम भी बुरा हो जाता है। तो वो राज्य पे डिपेंड करता है। इसलिए राजा का क्या काम है? वो राज्य को मैनेज करना। वो राज्य को मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी भी चाहिए, फिनेंस भी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, ट्रेजरी भी चाहिए, न्याय व्यवस्था भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उस सब को आप कैसे मैनेज करते हो, वो आपको अर्थशास्त्र में मिलता है। और अब इससे एक और कदम आगे चलते हैं, जहाँ पर एटॉमिक थ्योरी का जो पहला आई थिंक विजुअलाइजेशन है, वो भी हमारे वेदों में हुआ है। क्या है ये? तो अभी तक हमने वेदांग की बात करी, उपवेद की बात करी। वैसे ही एक और कैटेगरी हमारे स्मृति ग्रंथों में आता है, विच इज कॉल्ड दर्शन। दर्शन मतलब क्या? देखना। हम दर्शन करने जाते हैं, है ना, देखने जाते हैं। बट ये दर्शन में क्या दर्शन करना है? रियलिटी का दर्शन करना है कि सत्य क्या है, क्रिएशन का ट्रूथ क्या है, राइट? तो उसमें अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक उसमें है वैशेषिक, विशेष से वैशेषिक। तो जो ऋषि कणद, जिनके द्वारा ये थॉट स्कूल ऑफ थॉट बनी है, वो कहते हैं कि हर एक वस्तु जो है ना, वो अलग अलग पदार्थों से बनी है, पर उसको आप ड्रिल करते जाओ तो यू विल रीच अ स्टेज जहाँ अणु मिलता है, जिसे हम आज एटम कहते हैं। कि एट द एंड ऑफ इट ऑल प्रत्येक वस्तु कहीं ना कहीं वो छुट्टू से अणु से निर्माण हुई है। सो दैट थॉट ऑफ एटमिक है कि भाई तोड़ते जाओ तो यू रीच अ स्टेज जहाँ इसके बाद अब और नहीं तोड़ सकते। दैट इज द फाइनल स्टेज, कि वो हो गया। दैट इज द कोर सबस्ट्रेटम ऑफ इट ऑल, कि वहां से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो दैट थॉट कम्स इन वैशेषिक। और भी बहुत डीप में है वो, बट दिस इज तो जो एटॉमिक थ्योरी की का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यहाँ से हुआ है। दैट इज ट्रू। ये मेरे को ना बहुत बार ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, शायद इंडिया का साइंटिफिक टेम्परामेंट उस समय ऐसा था कि हम हिम्स में अपनी डिस्कवरीज के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वो लैंग्वेज चेंज होकर के मैथमेटिक्स हो गई। वरना शायद उन सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स के पीछे मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर लेते हैं हम। लेकिन क्योंकि उस समय एक अलग टेम्परामेंट से हम आगे बढ़ रहे थे, और बाद में जो है सब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला में बदल गया, इसलिए बहुत सारे ऐसे डिस्कवरीज का हमें पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये पोएम्स हैं सिर्फ। एक तो वो है, दूसरा क्या है कि ये थॉट लेवल पे रह गए, है ना, ये थॉट लेवल पे रह गए। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रैक्टिकल में दिखाना। जिसके लिए जैसे ये लोग गॉड पार्टिकल, हिगिन बोसॉन, उस सब की बात करते हैं ना, हिगिन बोसॉन। पर उन्होंने सिर्फ थ्योरी लेवल पे नहीं छोड़ा। थ्योरी तो आ गई थी 1970s में। उन्होंने वो LHC बेसिकली बनाया, जिसमें उन्होंने एक्चुअली वो गॉड पार्टिकल को क्रिएट किया इन दैट सेकेंड, है ना। दैट इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। हमारा सारा हाइपोथेसिस लेवल पे रह गया। हमने उसे नेक्स्ट लेवल पे, अच्छा ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी निर्माण करो जिसे हम वो प्रूव कर पाए, वो लेवल नहीं हुआ। हमारा हाइपोथेसिस आइडियाज के लेवल पे रह गया। इसलिए मुझे लगता है कई बार हमें इसका क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि आइडिया तो लोग उठा लेते हैं एंड देन बी लाइक हाँ ये क्या, ऑफ कोर्स उसमें कुछ चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दे बी लाइक हाँ ये तो हो चुका है, ये तो हमने किया है, राइट। जैसे वो क्वांटम फिजिक्स की बात आती है, तो हम ये सोचते हैं कि ओ हमारे में तो क्वांटम फिजिक्स वेदों में दिया हुआ है, वो वेव और पार्टिकल, और कहाँ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। मैं आइडिया की बात कर रही हूँ। बट क्वांटम में क्या है? क्वांटम बेसिकली से इसकी जो कोई भी जो लाइट पार्टिकल्स है वो वेव के जैसे भी बिहेव करते हैं, पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करते हैं, और उसके कारण जो उसका बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों का वो लोग फिगर आउट करते हैं, स्पेशली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली, वो सारा स्ट्रिंग थ्योरी और वो सब जिसमें आता है। दैट आइडिया समहाउ दे से वेदों, बिकॉज वेद वी टॉक अबाउट द ब्रह्म तत्व, राइट, विच इज फॉर्मलेस, मटीरियललेस। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि ब्रह्म इज निर्गुण निराकार, ठीक है, परंतु अद्वैत के अनुसार ये मटीरियल वर्ल्ड भी वो निर्गुण निराकार से आया है। हाउ कैन दैट बी? समथिंग विच डज नॉट हैव मास, हाउ इज इट क्रिएटिंग मास? दैट इज व्हाट क्वांटम इज, राइट, एट द एंड ऑफ द डे, कि कुछ नहीं है, फिर वो मास मटीरियल कैसे हो रहा है? एट वन पॉइंट कुछ भी नहीं था, बिग बैंग हुआ, एनर्जी थी,
उसमें से मास कैसे बन गया? करेक्ट। तो मास कैसे बन गया? बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हाँ, कि वो मास बन जाता है, राइट? Correct. इट बिकम्स हैवी Hmm. एंड देन इट मैनिफेस्ट द सेम. सो दैट थॉट इज देयर यस, कि वो ब्रह्म तत्व जो निर्गुण निराकार है, राइट? अब सांख्य वो नहीं कहता. सांख्य कहता है कॉन्शियसनेस तत्व भी है और मटेरियल तत्व इज देयर. You don't create it from Brahman. Advait says no, you create it, everything comes from that Brahman. So in that sense, the idea कि उससे आ सकता है is there. But we can't say quantum is there because quantum तो उन्होंने prove किया mathematically भी और experiments के द्वारा भी. तो वही है कि बाहर वाले बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उनका इमेजिनेशन गॉट इंस्पायर्ड एंड ट्रिगर्ड विद द स्पिरिचुअल आइडियाज. हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी पे ही रह गया, हमने उसे टेक्नोलॉजी में नहीं चेंज किया. पता नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम उसे भगवान और धार्मिक और ये जब मान लेते हैं तो हम अपने पास जो वैल्यूएबल है उसको समझ भी नहीं पाते. इसलिए सोचिए जो पूरा जो स्टार ट्रेक्स या स्टार वॉर्स का है, सो ही इज ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय द इंडिक थॉट ऑफ द गुड एंड द बैड वगैरह वगैरह जो सारा है, एंड ही ट्रांसलेट्स दोज आइडियाज इनटू एंटरटेनमेंट. हम नहीं कर पाए. क्यों? है ना, वी आर जस्ट हैप्पी कि ओ उन्होंने हमारा किया, ये हमारे वेदों में है. बट उन्होंने उसको आइडिया लेवल से प्रैक्टिकल लेवल पर लाए. और ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, ये हम स्थापत्य वेद की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, उन सब में आइडियाज को हमने मनुष्य लेवल पे लाया है, प्रैक्टिकल लेवल पे. बट वो वहाँ रुक गया. नाउ मेनी रीजंस फॉर दैट, स्पेशली लास्ट 1000 years, जहाँ हमारा इंटेलेक्चुअल चर्न काफी कम हो गया था. नहीं हुआ था ऐसा नहीं है, कम हो गया था. तो वो टेक्नोलॉजी लेवल पे शायद हम आगे ही नहीं बढ़ पाए. अर्थ नहीं था. जब अर्थ होता है तो सब होता है, तब तो हम एक्सप्लॉइट हो रहे थे. शायद इसके कारण, शायद वो नहीं होता तो हम भी वो कर रहे होते जो आज शायद वेस्ट कर रहे हैं. इसके सिर्फ ये, जैसे आपने अद्वैत की बात करी, अद्वैत का नाम ही सोचो तो वो बात कर रहा है सिंगुलैरिटी की. करेक्ट. बट वो अद्वैत बोलता है, यानी कि इट कुड बी वन और इन्फिनिटी. वो ये कह रहे हैं दो नहीं है. हाँ, दो नहीं है. अद्वैत, नो ड्युअलिटी. नो डुअलिटी. बट सिंगुलैरिटी है ये नहीं बोलता है. एक भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है. सो इट्स सो डीप. सो एडवांस सर्जिकल इंटरवेंशंस, कॉस्मेटिक सर्जरीज भी इंडिया में हो रहे थे. और आपने थोड़ा सा एक सुश्रुत संहिता पे भी बात करी है. जैसे सबसे पहली जो राइनोप्लास्टी की बात होती है, वो एक्चुअली पता है लोगों वेस्ट में कैसे पहुंचा, कि आई थिंक पुणे या कहीं किसी सोल्जर का ये नाक टूट गया था. तो वहाँ जो हमारे वैद्य ये होंगे, उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया. तब 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स ने वो ऑब्जर्व किया एंड देन दे रोट अबाउट इट एंड देन इट वेंट टू द वेस्ट कि अच्छा ऐसे उन्होंने किया. बट द इंस्पिरेशन क्या, द होल प्रैक्टिस, द होल जो उसका प्रोसीजर है वो यहाँ ऑलरेडी था. और वो सुश्रुत संहिता में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि कैसे करना है, स्किन ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, नोज रिकंस्ट्रक्शन कैसे करना है. पर ये सुश्रुत संहिता तो बहुत बाद में है. उसके पहले द आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्जरीज, या हम वो लिम्ब एम्प्यूटेशन और उसको नए लिम्ब लगाने की जो बात करते हैं, वो आइडिया ऋग्वेद में भी आता है. तो ये जो हम ये सुश्रुत संहिता तो अभी मतलब लेटर टाइम्स का है. उसके पहले ऋग्वेद में भी इसके बारे में बात हुई है. जैसे हम लिम्ब एम्प्यूटेशन की बात करते हैं, कि आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने की बात करते हैं, तो एक सूक्त आता है ऋग्वेद में जहाँ विश्पाला नामक एक लेडी है जिसका लेग टूट गया और उसको एम्प्यूट करके नया लेग दिया गया है. जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं नहीं विश्पाला घोड़ा है. और घोड़ा जो है, इसमें आपने देखा है कि घोड़ा है, उसको वो हूव्स लगाते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं. कुछ स्कॉलर्स वो कहते हैं. पर अगर आप पढ़ो, और जो शरणाचार्य की कमेंट्री है उस पे 14th century की, वो कहते हैं नहीं, वो उसको नया पैर दिया गया. विश्पाला एक स्त्री है, विश्पाला वाज अ वुमन वॉरियर, और उसको लेग दिया गया है. द पॉइंट इज द आइडिया कि आर्टिफिशियल लिम्ब लगा सकते हैं, वो तो डेफिनेटली था. लगाया होगा नहीं लगाया होगा वो तो बात की बात, बट शुरुआत तो आइडिया से होती है ना. वो उसमें ऑलरेडी है. मतलब सर्जरी होकर आप फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो है, रेक्टिफाई कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो ऋग्वेद में ऑलरेडी है. सुश्रुत संहिता में तो फिर वो राइनोप्लास्टी का जो टेक्निक्स है वो बाद में आया है. और ऋग्वेद तो ऐसा भी, अब जैसे आई नो आप भी नीलेश ओक जी को देखते हो, तो वो तो कहते हैं कि 35,000 साल से भी पुराना है. मतलब उस समय इतना एडवांस थिंकिंग इंडिया में होता था. आप 35,000 ना भी गिनो, है ना, तो भी अगर उसे इंडस वैली, सिंधु सिविलाइजेशन का ये भी गिनो, 5-6 हजार 7 हजार वर्ष भी गिनो तो भी बहुत है. उस समय और कहीं तो कुछ भी नहीं था. एग्जैक्टली. तो 35,000 तो चलो माइंड ब्लोइंग, राइट. बट वो ना मान के इवन कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स मानो, देन आल्सो इट इज फैंटाबुलस. यस.
इसके क्योंकि आपने विमेन वॉरियर्स की बात करी, आपने एक जगह इसमें ये भी कहा कि ऐसा भी ज्ञान उसमें दिया जाता है कि कैसे कोई फीमेल जब कोई फैमिली में शादी होती है तो वो कैसे उनके ऊपर रूल कर सकती है अपने इन लॉज के ऊपर, विच मीन्स कि विमेन एम्पावरमेंट पे। और आपने इसमें ये भी डिबंक करा है कि किस तरह से सती कोई एक प्रैक्टिस नहीं होती थी, जो काफ़ी बार बोला गया है। विमेन एम्पावरमेंट पे क्या बोला गया है हमारे ओरिजिनल इंडियन टेक्स्ट में? तो मैं यहाँ वेद की बात करी हूँ, बिकॉज आगे चल के धर्मशास्त्र में चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, सोसाइटी बदल जाती है, रूल्स बदल जाते होंगे जो भी, पर ऋग्वेद में तो आपके विमेन दृष्टा हैं। दृष्टा मतलब जो जिन ऋषियों को वो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो उस ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम बने जिससे वेद के सूक्त वगैरह जो बने उनके द्वारा। हम कहते हैं वेद जो है वो किसी का कंपोज नहीं है, कोई एक जन उसका राइटर है, ऐसा नहीं है, वो माध्यम बने। तो नॉलेज वाज ऑलरेडी देयर, वो नॉलेज उनको आई, और किस लिए आई? सबका भला हो इसलिए वो नॉलेज आई है। कौन सी नॉलेज है? वो कॉस्मिक ऑर्डर की नॉलेज है, प्रकृति की नॉलेज है, रत की नॉलेज है। तो ये माध्यम स्त्रियां भी बनी है, तो विमेन ऋषि भी है। ऋग्वेद में विमेन ऋषियों का भी नाम है, स्त्री दृष्टा जिनको कहा जाता है, मंत्र दृष्टा लेडीज भी रही हैं। एक तो वो बात है, हमारे में ये नहीं माना गया कभी भी कि उनकी बुद्धि आधी होती है इसलिए वो कैपेबल नहीं है पढ़ाई के, एजुकेशन का, ऐसा नहीं है। वो माध्यम बन रही है वेद मंत्रों की, तो वो भी आता है। दूसरा, आपने जो इसकी सूर्या सावित्री की बात करी कि भाई आपके इन लॉज के घर जाकर आप उन पे राज करो, तो सूर्या सावित्री का जो सूक्त है वो भी ऋग्वेद में आता है, और वो क्या बता रहा है कि सूर्या सावित्री जो है वो सूर्य की बेटी है, और उसका विवाह जो है वो चंद्रमा से, सोम से हो रहा है। और पूरा किस प्रकार विवाह हो रहा है वो सब सारा तो है। तो आज भी जैसे हम पाणी ग्रहण करते हैं, वो हाथ में हाथ पकड़ते हैं, वो सप्तपदी चलते हैं, वो सब उसमें है, वो वैसे ही हुआ है। फिर उसके पिता जो है वो जैसे हमको भी थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, वैसे उसके पिता उसे ज्ञान दे रहे हैं कि सबसे प्यार से बात करना, सबकी बात मानना वगैरह वगैरह। पर वो ये भी कहते हैं उस घर पर जाकर तुम सबकी साम्राज्ञी होना, पर रूल करना मतलब इट इज़ नॉट अथॉरिटेटिव रूल। तो उनका हृदय जीत लेना, उनका मन जीत लेना अपने व्यवहार से, और फिर अपनी बात तुम चलाना, दासी बन जाना ऐसी बात नहीं है। तुम उन पर राज करना, कैसे? उन सबसे उनको प्यार से रखकर, उनका दिल जीत कर तुम उन पे राज करना। पर ज्ञान केवल लड़की को नहीं मिल रहा है, ज्ञान लड़के को भी मिल रहा है कि तुम्हें कैसा उसका ध्यान रखना है, और वो प्रॉमिस भी कर रहा है कि भाई मैं ऐसे ऐसे तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मेरे साथ चलो, हम साथ मिलकर अपना गृहस्थ आश्रम चलाते हैं, हम साथ मिलकर हमारा जो भी कर्तव्य है वो निभाते हैं, तुम मेरा साथ दो इस सब चीज के लिए, और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो इस प्रकार इट्स अ पार्टनरशिप, द होल आइडिया ऑफ मैरिज इज अ पार्टनरशिप। तो वो उसमें भी दिखाई देता है। आपने सती की बात करी, तो वो अगेन ऋग्वेद से आता है, जिसमें अंत्येष्टि सूक्त है। अंत्येष्टि मतलब आज भी हम क्रिमेट करते हैं ना, तो तब जो भी प्रोसीजर रिचुअल्स हैं उसके मंत्र कौन से हैं, तो वो अंत्येष्टि आज भी हम वही पढ़ते हैं, बहुत सारे जो ऋग्वेद में दिए हुए हैं। तो उसमें पहले तो है कि चलो ये जो हे अग्नि, ये शरीर को आप वापस अपने अपने पंच महाभूत है उसमें आप शामिल कर लो, जो आत्मा है उनकी प्रगति हो, जो भी उनको मोक्ष मिले, जो कुछ है वो सब है कि उनका अच्छी प्रगति हो वगैरह वगैरह। फिर उसमें अंत में अब शरीर का तो सब हो गया, शरीर का क्रिमेशन हो गया, सब हो गया। फिर जो लोग बच्चे हैं उनको वो कह रहे हैं, जिसमें उसकी वाइफ को स्पेसिफिकली कहा गया है कि हे स्त्री, तेरा पति अब जा चुका है, अब तू उठ, अब तू वापस जा और अपने काम में लग। जाने वाले चले गए, अब यू डोंट ग्रीव ओवर इट फॉर एवर, गो बैक एंड लाइफ हैज टू गो ऑन, जीवन चलते रहना चाहिए। उस भाव से वो स्त्री को बोल रहे हैं उठ और जा। अच्छा, अब हम क्या मानते हैं कि भाई उस समय तो सारे स्त्रियों को सती हो जाना पड़ता था, परंतु ऐसा नहीं है कि सती का उल्लेख नहीं है, सती का उल्लेख धर्मशास्त्रों में आता है, पर इट इज नॉट कंपल्सरी। इनफैक्ट ऋग्वेद में तो आप देख रहे हो कि वो कह रहे हैं कि भाई तुम जाओ, तुमको यहाँ पर सती होने की आवश्यकता नहीं है। वो सती शब्द ही नहीं यूज करते हैं, वो बेसिकली बोल रहे हैं जाओ। पर धर्मशास्त्रों में ये ऐसा आता है, पुराणों में आता है कि सती होना बहुत पुण्यदायक है, कि अगर कोई ऐसा करता है स्वयं से टू शो कि भाई आई एम सो कमिटेड, तो इट इज पुण्यदायक, बहुत अच्छा होता है, आपका सतीत्व प्राप्त होता है वगैरह। परंतु जब भी कोई ऐसे करने का प्रयत्न कर रहा है, सबसे पहले तो उसे कहते हैं बाबा मत कर, ऋषि बोलते हैं कि मत करो।
तो ये जो जबरदस्ती वाला है ना कि जबरदस्ती सती हो गए, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्वयं से निर्णय लिया है सती होने का, जैसे माद्री है, जैसे कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी कुछ कुछ रानियां हैं उनके पिता की मृत्यु के बाद, तो देयर आर सम एग्जांपल्स। पर ये जो जबरदस्ती सती की बात है, एक तो वो बहुत एग्जैजरेट किया गया है एंड इट इज अ वेरी लेट डे फिनोमिनन, 18th-19th सेंचुरी का, जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे, जब वो सारा इनहेरिटेंस लॉज बदला था वगैरह वगैरह, एंड हर चीज़ के साथ थोड़ा बहुत तो समाज में हो ही जाता है ना, डाउनफॉल की बात ही क्या है, थोड़ा बहुत करप्शन आ जाता है, तो थोड़ा सा, और ऐसा तो दे हैव रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस ऑफ सती स्पेशली इन बंगाल, वेस्ट बंगाल में, बट अगेन नॉट टू द हाइप जो फिर मिशनरीज ने क्रिएट किया कि भाई कितना ही था, नहीं पूरे भारत में 400 केसेस या 600 केसेस, राइट, इट्स नॉट अ लॉट, कितने सारे ये बन रहे हैं लाइक कंपेयर टू द साइज वी हैव, तो हाँ, बट इट वाज अ प्रॉब्लम एट अ सर्टेन पॉइंट, इतना बड़ा भी नहीं था और शास्त्र सम्मत तो बिल्कुल नहीं था जबरदस्ती सती करना। एक जो और मेरे को बहुत फैसिनेट, हम लोग बहुत क्रेडिट देते हैं न्यूटन को कि उन्होंने ऐसे पेड़ के नीचे बैठ करके ऐसा सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा, जो सेब था, लेकिन ये भी हजारों साल पहले ग्रेविटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा थॉट एक्सपेरिमेंट्स हो गए थे ऑलरेडी, ग्रेविटी के बारे में सोच थी इंडिया में, तो क्या था उसमें? ग्रेविटी ये नाम शायद उस समय नहीं दिया गया था, पर ये ऑब्जर्व हुआ था कि वो देख रहे हैं आसमान में सूर्य को और कह रहे हैं अरे ये सूर्य खड़ा कैसे है, क्योंकि हम जब सूर्य को देखते हैं वो तो खड़े हैं वहां पे, मतलब है, अगर आज हम एक बॉल उछालते हैं तो वो तो नीचे ही गिरेगा, तो वो सूर्य कैसे है वहां पर, ऐसे टंगे हुए कैसे है, क्या है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, तो वो विचार है। फिर आगे जाके आई थिंक वैशेषिका जो है, वैशेषिक स्कूल में उसके बारे में बात भी होती है कि वो लॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स क्या है टू सम एक्सटेंट। फिर ग्रेविटी का क्या है, ग्रेविटी फिर वो मैथमेटिकली जो प्रूव करा है वो हमारे भी नहीं है, बट वो ऑब्जर्वेशन तो था ही ना कि नहीं गिर रहे, ये तो समझ थी ही कि कुछ तो है जो उन्हें वहां मैनेज कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण ये शब्द भी है, परंतु जिस प्रकार आइजैक न्यूटन, इनफैक्ट वो कहते हैं कि बहुत सारी बातें जो न्यूटन ने भी सीखी है, ही वाज इंस्पायर्ड बाय अ लॉट फ्रॉम द इंडिक विजडम, नेवर क्रेडिटेड इट, बट बहुत कुछ जो वहां भी गया है वो कहीं ना कहीं अरब से होकर पहुंचा है वेस्ट में, एंड देन दे आर्टिकुलेटेड इट बेटर, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला वगैरह वगैरह, तो हाँ, बट द थॉट इज देयर। ऐसा भी कहा जाता है कि आइंस्टाइन आल्सो हैड समवन हु यूज्ड टू ट्रांसलेट इंडियन टेक्स्ट फॉर हिम, उनका फुल टाइम जॉब यही था आइंस्टाइन को ट्रांसलेट करके देना। अच्छा, सो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट एक और फैसिनेटिंग चीज़ है जो शायद युधिष्ठिर को पढ़नी चाहिए थी, कि पूरा गैम्बलिंग के साइंस के बारे में भी बताया हुआ है कि, और हर एक स्टेज बहुत डेप्थ में जा करके कि किस क्या क्या, और मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि क्या क्या हो सकता है किस किस स्टेज पे, तो आई कुड सी महाभारत प्लेइंग आउट एक तरीके से। सो पेज नंबर 77, अक्ष सूक्त, अक्ष सूक्त, अक्ष कितव, हाँ निंदा, अक्ष कितव निंदा ऐसे उसको बोलते हैं, तो ऋग्वेद में है, ये बहुत सुंदर है। इसमें जो ऋषि है वो कह रहे हैं कि गैम्बलिंग वो कैसे होता है ना, तो ही सेज मैं जानता हूँ कि ये मुझे मेरा विनाश करेगा, पर जब मेरे हाथ में वो पासे है तब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वो बस खेलना ही है एज इफ ड्रिवन बाय सम फोर्स, पर मैं जानता हूँ इससे नुकसान है, और वो कहता है कि इससे क्या क्या नुकसान हुआ है, मेरे अपने लोग जो है वो इसके कारण परेशान हुए हैं, मेरा जो प्रसिद्धि थी वो सब विनाश हो गया है, मैं इतना बदनाम हो गया उसके कारण, पर जब मेरे वो हाथ में होता है तब मैं रोक ही नहीं पाता, इसलिए हे मनुष्यों, बाकी सारे जो लोग हों आप बच के रहो, आपको जो मेहनत करके कमाई करके मिल रहा है उसमें आप खुश रहो, दैट इज हाउ ही एंड्स, सो दिस इज कॉल्ड अक्ष सूक्त। और ये भी एक विजडम की तरह पास ऑन करा गया है कि सीखो। Absolutely. इसमें गैम्बलिंग है, बट कोई भी एडिक्शन यही होता है ना, कि आप एट सम पॉइंट उसके स्लेव बन गए हो, आप देख रहे हो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, आप जानते हो आपके लिए अच्छा नहीं है, परंतु जैसे कोई चीज सर पे हावी हो गई हो जो आपसे कंपल्सरीली कराती हो, जब तक आप एकदम कंट्रोल करेगा नहीं, राइट, तो ये वही है, और वो समझ रहा है उससे कितना नुकसान है, तो औरों को बोल रहा है भाई मत करो, बच के रहो। सो अमी, जैसे आपने इसमें ना एक हमने इतनी सारी चीज़ों की बात करी, एक मैप भी आपने दिया है कि सारे के सारे हिंदू शास्त्र कोई एक साथ अगर उठा करके कोई देखे और ये समझना चाहे कि कहाँ पर जाऊँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ तो क्या मिलेगा,
उसका एक नक्शा आपने बनाया है, तो वो थोड़ा समझाओ अब। जी, तो ये ना मेरे अध्ययन की शुरुआत बहुत वर्षों पहले, 10-12 वर्षों पहले हुई, जब मैं समझना चाह रही थी भाई हिंदू धर्म को कैसे समझे। हमारी हाँ। कोई एक पुस्तक नहीं है, हाँ। तो क्या है और उसमें क्या-क्या अलग है और क्या क्यों इतना सारा है। तो उससे मेरा जो पहला ब्लॉग था, जब मैंने बस ब्लॉगिंग शुरू करी थी, दैट वाज 101 ऑन हिंदू शास्त्रास। उस समय आई हैड ड्रॉन दिस आउट कि भाई मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या-क्या है। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई, इवेंचुअली ये बुक में ट्रांसफॉर्म हुआ। ये मतलब आपने खुद की नेविगेशन के लिए बनाया है? हाँ। एब्सोल्युटली। हाँ। तो ये पहला जो आप देख रहे हो ना, फर्स्ट लेवल ऑफ कैटेगरीज, वो है श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो हम पहले बात कर रहे थे कि वेद जो है वो किसी के एक ऑथरशिप में नहीं है। हम मानते हैं कि वो ज्ञान सबके भले के लिए है। ऋत जो कॉस्मिक ऑर्डर बेसिकली वो है, वो जो है वो ज्ञान था जिसके ऋषि या दृष्टा जो है वो माध्यम बने लोगों तक पहुंचाने का, ताकि वो अपना जीवन जो है वो धर्म ऋत के अनुसार जी सके। ये जो माध्यम बने, ये आपने माध्यम कैसे ये भी समझाया है इसमें, तो माध्यम बने का क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा। माध्यम मतलब वो ज्ञान तो था, है ना, वो है। हाउ डज इट कम इनटू अ फॉर्म जो हम पढ़ सकें, सुन सके, बोल सके। आज भी जब हमारे मन में कोई आइडिया आता है तो पहले तो वो मन में होता है ना, फिर जो मन का आइडिया है वो हम बोल कर या लिख कर प्रोड्यूस करते हैं, बट फर्स्ट इट्स इन द माइंड। वो माइंड में कहाँ से आता है? जो है नहीं, वो माइंड में कहाँ से आ रहा है? आकाशिक विजडम, दैट इज द कॉस्मिक विजडम, जो हम मानते हैं कि जो वेदों की विजडम है वो है। ऋत जो कॉस्मिक ऑर्डर की विजडम है वो है। वो उनके मन में जब वो मेडिटेशन, जब कोई मेडिटेशन के स्टेट में होता है तब वो हम कहते हैं उसे रियलाइजेशन हुआ, वो यूरेका मोमेंट जो होता है। तो हम कह रहे हैं वो जो हो रहा है वो दे आर नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर इट। वो कह रहे हैं हमारा नहीं है, हम तो केवल मीडियम बने। वो नॉलेज था जो हमारे मन में आया और फिर हम उसे वर्बलाइज कर रहे हैं। तो मीमांसा करके हमारा जो एक स्कूल ऑफ थॉट है उसमें ये बहुत माना जाता है कि इट इज रिवील्ड नॉलेज। पहले तो सब लोग ऐसा नहीं मानते थे, बट अब जनरली ये मानते हैं कि दिस इज रिवील्ड नॉलेज इन दैट सेंस, बट नॉट रिवील्ड नॉलेज एज इन कोई भगवान ऊपर बैठा और कह रहा है ये सही ये गलत, उस प्रकार का नहीं। कॉस्मिक ऑर्डर का जो नॉलेज है कि ये सब कैसे चलता है, कौन से एनर्जीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कैसे हमारा रोल प्ले करना है, किसको बुलाना है किसको नहीं, वगैरह वगैरह, रियल जीवन के लिए क्या चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो वो विजडम वर्बलाइज करने वाले ये थे, बट दे आर नॉट क्लेमिंग ओनरशिप ऑन इट। दे आर सेइंग वी जस्ट बिकेम द मीडियम फॉर इट। दैट इज द माध्यम बनना। तो वो जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है हमारे, कि हम कहें ना कि शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो वहां से होती है श्रुति ग्रंथों से, जिसमें वेद और उपनिषद आते हैं। और वेद भी 4 प्रकार के हैं। वेदों चारों वेद के अंडर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जिसमें संहिता और ब्राह्मण जो है वो कर्मकांड कहलाते हैं। कर्मकांड मतलब हमने जो रिचुअल की बात करी वो उससे रिलेटेड है। अरण्यक और उपनिषद रिचुअल के आगे जाते हैं। रिचुअल क्यों है? अर्थ के लिए, है ना, अर्थ काम, प्लेजर एंड पैसा, कि भाई आप हमको खाना दो, पैसा दो, फलाना ढुकाना, ऑल ऑफ दैट। ज्ञान कांड इज लाइक ट्रांसेंडिंग दैट एंड सेइंग कि भाई ये सब क्यों है, मेरे जीवन का क्या पर्पस है, सच्चाई क्या है, जो फिजिकल है वही सच्चाई है, उसके बिना कुछ है, सुख दुख से कैसे बाहर निकलो। ये सारा जो एक्सप्लोरेशन हुआ ज्ञान का, वो फिर उपनिषद और अरण्यक में आता है, जिसे ज्ञान कांड कहा जाता है। अब हम जो अलग अलग उपनिषद की बात करते हैं वो अलग अलग वेदों के साथ एसोसिएटेड है, तो ये वो भाग है। अब वो विजडम जो है वो सबके लिए जिस प्रकार वेद में है वो एक्सेसिबल नहीं है, कि आपको कैसे उसे अप्लाई करना है वो नहीं मालूम। तो इसलिए और ऋषियों ने उस विजडम के एसेंस को अलग अलग तरीकों से लोगों के लिए प्रैक्टिकल बनाया। वो आता है स्मृति ग्रंथ, ठीक है। तो स्मृति ग्रंथ में एक तो है वेदांग, तो वेद तो आ गए, रिचुअल से रिलेटेड है। वो रिचुअल सही से कैसे पहुंचे, वेद का प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक हो, ओरल था तब, वो सपोर्ट करने के लिए, वेदों के स्टडी को सपोर्ट करने के लिए वेदांग लिटरेचर बने, जिसमें हमने छंद, व्याकरण, ज्योतिष ये सारा देखा। अब जीवन जीने के लिए केवल सूक्त से तो काम नहीं चलता है, यू नीड अ होल साइंस फॉर लाइफ, प्रोटेक्शन। धनुर्वेद, आयुर्वेद जो हमने कहा वो उपवेद में पड़ता है।
उसके अलावा दर्शन, जो हमने वैशेषिक की बात कही, सांख्य, योग, आज जो हम योग की बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, द मूल थॉट ऑफ इट कि हाउ डू यू रियलाइज द आत्मा तत्व, द ब्रह्म तत्व, वो पुरुष जिसे हम कहते हैं, वो रियलाइज कैसे करो, दैट इज टेकिंग टू दर्श, भाई रियलिटी को समझो, देखो, वो दर्शनों में आता है। उसके अलावा जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी चाहिए ना, कि एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, राजा ने पनिशमेंट कैसे देना है, क्या सही है क्या गलत है, जो वापस टाइम और प्लेस डिपेंडेंट है। ये विजडम जो है, जो मोक्ष का विजडम या ये सारा, वो तो हमेशा रेलेवेंट है ना। पर अच्छा, इस परिस्थिति में आप इस कम्युनिटी में जन्मे, आपको ये काम करना है, ये काम ऐसे करना है, आप उस कम्युनिटी में जन्मे, आपको वो काम वैसे करना है। वो तो समय के अनुसार बदलता है, टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलता है, कुछ कुछ चीज़ें सेम रहती है, कुछ कुछ बदलता है, बट वो जो कोड ऑफ कंडक्ट बाय एंड लार्ज, कि सही क्या है गलत क्या है इन रियल लाइफ, वो धर्मशास्त्र से होता है। धर्मशास्त्र में मनुस्मृति का नाम हम सुनते हैं, बट मनुस्मृति केवल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, क्योंकि समय के अनुसार कोड ऑफ कंडक्ट बदलते हैं, राइट? टेक्नोलॉजी बदलती है, उसके अनुसार आपके रूल्स रेगुलेशंस बदलते हैं, तो बहुत सारा है, बट इट फॉल्स अंडर द धर्मशास्त्र कैटेगरी। उसके अलावा इतिहास और पुराण, अब धर्मशास्त्र जो है या दर्शन भी जो है, वो क्या सही गलत ये बताते हैं, पर हम जैसे जानते हैं कि एक है थ्योरी, पर जब वो थ्योरी को आप प्रैक्टिस में लाओ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मैनेजमेंट में भी होता है, देयर इज अ थ्योरी ऑफ मार्केटिंग, बट वो थ्योरी का वैसे वैसे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज रियल लाइफ इज वे मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इतिहास इज द केस स्टडी ऑफ धर्म। हमारे जो पूर्वज हैं उनके जीवन से हम क्या सीख पाए, जो एकदम आइडियल या जो जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिले, वो है महाभारत रामायण। तो वो इतिहास में आता है, जो पहले हुआ है कथा रूप में बताया गया है, और हमें जीवन कैसे जियो इसके अच्छे से प्रैक्टिकल समझ मिले। फिर आपने देखा होगा वेद में हम अलग अलग देवताओं को बुलाते हैं, पर आज जिस प्रकार हमारे मंदिर हैं या एक भगवान है शिव जी विष्णु जी, उसमें मेंशन है, पर आज के जैसा नहीं है। पर ओवर टाइम क्या होता है कि आपकी पूजा पद्धति बदलती है, वो रिचुअल्स इवॉल्व होते हैं। आज हम यज्ञ नहीं करते, आज हम मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, ये सब भगवान की आरती करते हैं। द इमेज ऑफ पर्सनल गॉड, भक्ति, उसकी समझ, वो कथाएं हमें पुराणों से मिलती है। तो वो एक है जिसमें पूरा जो भक्ति ग्रंथ है कि कोई वैष्णव है, कोई शैव है, वो संप्रदाय देवी करने वाले हैं, शिव पुराण, एग्जैक्टली। तो वो भक्ति का जो पूरा है, पर्सनल डेटीज की बात है, वो पुराणों में होती है उनकी कथाओं के साथ। और आगम तंत्र वगैरह जो है, वो अगेन इट इज अबाउट रिचुअल। आगम इज मेनली टेम्पल रिचुअल, क्योंकि जो पर्सनल गॉड जब अब आ गए हैं तो उनकी पूजा कैसे करो, कहाँ पे पोजिशनिंग होनी चाहिए, आप नैवेद्य कैसे धराना है, वगैरह वगैरह। एक है पब्लिक और एक है पर्सनल, कि हम कैसे पूजा अर्चना करें, प्रैक्टिस करें, जिससे हम उस डिवाइन तत्व को पा सके। वो तंत्र में आता है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। अब इससे भी ज़्यादा है, आप काव्य वगैरह बहुत कुछ आप स्मृति ग्रंथों में ला सकते हो, क्योंकि स्मृति क्या है, बेस्ड ऑन मेमोरी। तो अब कोई ये कह सकता है, जैसे मेरा पर्सनल, मैंने ये करा, जब मैंने थोड़ा थोड़ा दर्शन भी पढ़ा, उपनिषद भी पढ़े, वगैरह वगैरह, इवेंचुअली आई वांटेड टू गो डीपर इनटू इतिहास, राइट? पहले इतिहास, फिर योग दर्शन, सांख्य दर्शन, इसकी मेरी अच्छा अध्ययन है। एक सब्जेक्ट करते करते जीवन निकल जाता है, राइट? कितने सारे हमारे स्कॉलर्स हैं जो वेद पंडित है। मैंने ये पूरा लेआउट दिया है, आई कांट क्लेम टू बी अ वेद पंडित, ये मैं नहीं कह सकती। दिस इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस, इतनी समझ है तो इंट्रोड्यूस करने के लिए है। अब कोई कह सकता है कि मुझे इसमें डीप जाना है, या कितने सारे लोग वेदांत की पढ़ाई करते हैं, आरके मिशन वगैरह जो है वो वेदांत पे फोकस करते हैं, जो दर्शन में आता है, कि फिलॉसफी को कैसे समझो, फिर उसको जीवन में कैसे उतारो। बहुत सारे योग पर फोकस करते हैं, बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स पे, व्याकरण पे फोकस करते हैं, राइट? तो पीपल देन पिक आयुर्वेद, तो वी नो बहुत सारे डेप्थ में आयुर्वेद में जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो देन पीपल पिक एंड चूज कि क्या जानना है, कहाँ डीप में जाना है, वगैरह वगैरह। बट एटलीस्ट दिस गेट्स यू स्टार्टेड। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आउट ऑफ दिस वाज कि इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारे साथ शायद जो पैरेलली चल रहे होंगे वो तो सब चले गए, खत्म हो गए, पर हम आज भी वो कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं। वो सूत्र जो है ना वेदों के टाइम से, वो आज भी है। आज भी हमारी प्रार्थनाएं जो है, मंत्र हम वही बोल रहे हैं जो ऋग्वेद में था, है ना? आज भी हम बोल रहे हैं। आज हम वो यज्ञ नहीं कर रहे रेगुलर बेसिस पे, पर हम आरती करते हैं। अब आप सोचो, ये आरती में ऐसे लेना, क्या कर रहे हैं हम? कह रहे हैं ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। यज्ञ में अग्नि क्या कर रहा था? अग्नि का जो कार्य था
वो है हम जो ऑफरिंग दे वो देवताओं तक ले जाए और देवताओं का जो आशीर्वाद है वो हम तक आए. हाँ. इसलिए हम ऐसे करते हैं कि भाई हम आशीर्वाद ले रहे हैं, राइट? तो किस प्रकार इवोल्यूशन भी है पर कोर पकड़ा हुआ है. कितनी सारी चीजें जो हम आज मानते हैं अरे ये ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन कुछ सेंचुरीज पहले ऑलरेडी इनोवेशन था ओवर द पास्ट, राइट? क्योंकि कोई भी चीज की लॉन्जिटिविटी तभी हो सकती है जब वो स्टेल ना हो जाए, जब वो समय में अटक ना जाए, समय के साथ साथ बदलती रहे पर जो मूल मूल्य हैं उनको पकड़े रखे. और दैट हैज एंश्योर्ड वी सर्वाइव द वे वी हैव एंड दैट हैज एंश्योर्ड वी आर द वे वी आर. Wow, we are the way we are, which is the book that we are going through. Why are we this way? I think अमी ये बहुत लोगों को अपने जीवन भर का होमवर्क दे दिया है. मैं ये किताब पढ़ते हुए ये सोच रहा था कि पूरे भारतवर्ष में अगर हमारे पास 40-50 ऐसे लोग हों जो ये अलग अलग शाखाओं में जाकर के एक्सपर्टीज़ प्राप्त कर लें तो हम एज अ कंट्री कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं. अपनी पूरी कंट्री को कैसे वेदों के सिद्धांतों पे चला सकते हैं. So I think this is a very important addition to the times that we live in and what we need to learn and thank you for writing this book. I have to say मैं ये कर पाई क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो एक्चुअली आज भी एक एक चीज को पकड़े हुए हैं, जो आज भी उस पर काम कर रहे हैं. तो उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैं उनके ज्ञान से थोड़ा बहुत सीख पाई और उसको कंपाइल्ड फॉर्म में ला पाई. पर आई होप जो हमारा कमिंग जनरेशन है वो उसे एक अलग लेवल पर ले जाए, अलग एक्सपेरिमेंट्स उसके साथ करे, उससे इंस्पायर हो जैसे बाहर वाले हो रहे हैं, है ना? तो जो पुराना है उसे पकड़े, उससे सीखे और आगे ले जाए, उसको वहाँ के वहाँ ना रहने दे. तो आई होप द नेक्स्ट जनरेशन डेफिनेटली डज दैट. बट बहुत मज़ा आया अमी मुझे आज ये बात करके और लास्ट कुछ दिनों में ये किताब पढ़ के. बहुत दिनों बाद मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसने मेरे को दोबारा से ऐसे जगाया कि हाँ ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है. सो थैंक यू फॉर दैट. Thank you so much. Thank you.